गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। देखो आज अपन अपना जो बिजनेस कम्युनिकेशन है पेपर 1 है उसका जो इंग्लिश पोर्शन के बाद जो हमारा एक तरीके से चैप्टर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश को एक्सक्लूड करने के बाद जो चैप्टर 1 है वो अपन चालू कर रहे हैं और अपन इसी वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। हो सकता है वीडियो लंबी बने, 1.5 घंटे की 2 घंटे की बने, पर 2 आवर्स में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं बताऊं, ये वाला जो चैप्टर है इसमें जोहारी विंडो तक मतलब स्टार्टिंग के 20 मिनट्स थोड़े बोरिंग टाइप है, क्योंकि ये एकदम थ्योरी बेस्ड है कि हम कम्युनिकेशन क्या होती है, एडवांटेज क्या है, ये सब क्या है। उसके बाद बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, जोहारी विंडो। उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट, वो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, पर इसको भी मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इस वाले चैप्टर में 4 से लेके 5 डेफिनेशन है। उनका ऑथर ध्यान रखना है कौन है, क्योंकि एग्जाम में सीधा वो डेफिनेशन देंगे। अभी अपन देख लेते हैं। पहली बात, टॉपिक क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने विचारों को रखना, अपनी बातों को रखना। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो कम्युनिकेशन यही, इसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं कि आइडियाज को एक्सचेंज करना, अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, यही सब कम्युनिकेशन होता है। इसमें बाकी कुछ समझाने को नहीं है। देखो मेरी बात, ये जो कम्युनिकेट वर्ड है कहां से ओरिजिन कर रहा है? लैटिन वर्ड कम्युनस से ऑर्गेनाइज ओरिजिन कर रहा है, जिसका मतलब है टू शेयर। कम्युनस से ये ओरिजिनेट कर रहा है, जिसका मतलब है टू शेयर। एक तो लैटिन वर्ड ध्यान रखना, सीधे एग्जाम में ये आएगा कम्युनिकेशन कहां से ओरिजिन करता है? लैटिन वर्ड से। कौन से लैटिन वर्ड से करता है? कम्युनस से करता है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब है टू शेयर। इतनी बात समझ में आई? आगे चलो। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बाय इंडिविजुअल। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियन, फीलिंग। ये चीज मैंने आपको बता दी। कम्युनिकेशन क्या चीज है? मैं अपने आइडियाज को बता रहा हूं, मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, आप लोग मेरे लेक्चर को सुन के डाउट पूछ रहे हो। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक और चीज, ये सारे नोट्स कहां पर आते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी एज इट इज। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, नीचे लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब देखो इसकी 4 डेफिनेशन है। मॉड्यूल में 4 डेफिनेशन है। इधर देखो, ये 4 डेफिनेशन रटनी नहीं है, इनको सिर्फ अपन को ये ध्यान रखना है कौन सी किसने बोली है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वाह क्या बात बोली है। अपन इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, ये कम्युनिकेशन है। तो ये किसने बोला? हडसन ने। तो हडसन ने क्या बोला? सिंपलेस्ट फॉर्म। बस ये डेफिनेशन एज इट इज आएगी एग्जाम में, कुछ इसमें चेंज नहीं होएगा। और वो पूछेगा ये बोली किसने है? ये बोली किसने? हडसन ने बोली है। आगे चलो। Communication is the transfer of information from one person to another whether or not it elicits confidence। ये किसने बोली है? ये कॉन्जोल एंड ओडोनिल ने बोली है। मतलब हमें इन चारों को सिर्फ ये ध्यान रखना है किस डेफिनेशन को किसने बोला है। सबसे बड़ी डेफिनेशन किसने बोली है? एलन लुइस ने। बिना दिमाग लगाए, बिना पढ़े, बिना अपना दिमाग यूज किए क्या टिक करोगे? एलन लुइस टिक करोगे। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में किसने बोला है? हुडसन ने बोला है। ये इलेक्ट्रिक्स कॉन्फिडेंस किसने बोला है? ये कॉन्सेंट ओंडोल ने बोला है। और जो इमोशंस की बात कर रहा है, इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन, वो कौन है? जॉर्ज टेरी। इन चारों को पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो 2 तो बहुत ईजी है। सबसे छोटा किसने बोला है? हुडसन ने बोला है। सबसे बड़ी डेफिनेशन किसने बोली है? एलन लुइस ने बोली है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की किसने बात करी है? ओन्स एंड ओडोनिल ने बात करी है। और इमोशंस की किसने बात करी है? जॉर्ज टेरी ने बात करी है। इतनी बात समझ में आई? पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन में 5 से लेकर 6 डेफिनेशन ही है जिनके ऑथर याद करने हैं। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर में यही है, इसके बाद एक और है, उसके बाद नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये आ गया ना, हुडसन, एलन लुइस, जॉर्ज टेरी और डोनेल। ये सिर्फ तुम्हें नाम लिख लो अपनी नोटबुक में। हुडसन सिंपलेस्ट फॉर्म, एलन लुइस लॉन्गेस्ट डेफिनेशन, 2 और मोर पर्सन इमोशन, जॉन टेरी और ये ओ डोनेल। बस एज इट इज आएगी और कुछ इसमें चेंज नहीं आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो। ठीक है, अब ये क्या होता है? कम्युनिकेशन के थोड़े बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। 2 वे प्रोसेस है, 2 जने चाहिए यार, एटलीस्ट 2% चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। मैं अपने आप से कम्युनिकेट कैसे करूंगा? अब आप बोलोगे सर आप तो अभी अपने आप से कर रहे हो। अरे मैं कर तो रहा हूं, पर तुम लोग सुन भी तो रहो यूट्यूब पे। तो 2 वे प्रोसेस है, मतलब 2% तो कम से कम कम्युनिकेशन के लिए होने चाहिए जिनके बीच में आइडियाज एक्सचेंज हो गए। ठीक है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जेस्चर से भी हो सकता है। मैं अपने
हाथों से कोई इशारा कर रहा हूं, मैं अपने हेड को नॉड करके कोई इशारा कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर है, कैसे होता है वो हमें इसमें बता रखा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये सारी बात अपना कम्युनिकेशन के बारे में हो गई। 4 डेफिनेशन, कौन से वर्ड से ओरिजिन है, लैटिन वर्ड से, और कमनेस टू शेयर, बस इसमें ये ध्यान रखना है। आगे चलो, आगे क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, अब देखो अपन बात ही बिजनेस कम्युनिकेशन की कर रहे हैं, मतलब कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बॉडी में, किसी अथॉरिटी में एक डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय से कैसे कम्युनिकेट करता है, एक एम्प्लॉय किसी कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करता है जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सके, एक बंदा जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना है वो कैसे उस कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, ऐसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऐसी बातें जो एक बिजनेस के अंदर हो रही है, किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रही है, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ लो, व्हेन कम्युनिकेशन इज डन टू अंडरटेक एनी कमर्शियल एक्टिविटी और इन अ बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, इट इज नोन एज कम्युनिकेशन। जब कोई कम्युनिकेशन अपनी बिजनेस के अंदर हो रही है या कुछ प्रॉफिट मोटिव जनरेट करने के कारण हो रही है, उसे अपन बोलेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन में एक लास्ट डेफिनेशन है, इसके बाद कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, बस इनको ध्यान रख लो। स्कॉट, ये क्या नाम है इसका, स्कॉट, इसने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज इंश्योर्ड बाय द फीडबैक बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग, ये सब फालतू चीजें, ठीक है। इतना अपना पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको वहां पर 10-12 पन्ने लिख कर आने हैं, समझ रहे हो, तो उसके हिसाब से स्मार्ट वर्क करेंगे हम, ठीक है। स्कॉट की डेफिनेशन ध्यान रख ली, स्कॉट आया, हडसन आया, जॉन टेरी आया, और हमारा एलन लुइस आया और डोनेल आया, इसके आगे कोई डेफिनेशन नहीं है। और मेरे हिसाब से इसके बाद के सारे चैप्टर जो हम अपलोड पहले ही कर चुके हैं उनमें भी कोई डेफिनेशन नहीं है, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। अब देखो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है, 2 वे प्रोसेस है, सबको पता है। मैं अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, 2 लोग तो होने चाहिए कम से कम, जिससे कि मैं आइडियाज अपने एक्सचेंज कर सकूं। ये मैनेजमेंट में, ये कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, वो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचेगा। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो कंपनी है, एक बॉडी है, उसके मैनेजमेंट लेवल पे, उसके हर लेवल पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। अगर कोई कस्टमर गुस्से वाला है उसको ढंग से टैकल करना पड़ता है, अगर कोई कस्टमर सॉफ्ट है तो उसको लोग बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करते हैं, समझ रहे हो। तो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, इवॉल्व होता रहता है। पहले कम्युनिकेशन कुछ और था, आज अलग अलग चीजें आ रही है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसके कारण कम्युनिकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन के अंदर अपन अपने टोन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आइडियाज को तो अपन देंगे, आइडियाज के साथ हम इमोशंस को भी बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मैं गुड न्यूज दूंगा किसी को, मैं किसी को अच्छी खबर दूंगा तो मेरे इमोशन से बाहर आएंगे, मैं उसको उछलते कूदते दूंगा। और अगर मैं उसको बुरी खबर बता रहा हूं तो मेरे इमोशंस को मैं कंसील करूंगा थोड़े, समझ रहे हो। तो कम्युनिकेशन के अंदर इमोशंस, साइंस, मैं कैसे अपने हाथों का यूज कर रहा हूं, मेरी टोन ऊपर है या नीचे है, ये सारी बात भी कम्युनिकेशन के अंदर आती है। फेशियल एक्सप्रेशन, मैं आंखों से इशारे कर रहा हूं तो मतलब आइडियाज तो एक्सचेंज कर रहा हूं ना। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, आइडियाज को एक्सचेंज करना, चाहे वो बोलकर करो या बोलने के बाद जेस्चर से करो। तो कम्युनिकेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर इमोशंस, योर जेस्चर्स, योर साइन, योर टोन एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन, यही लिखा है इसमें। आगे देखो, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यार मेरा कोई मकसद है कम्युनिकेशन का, मैं आपसे कम्युनिकेट क्यों कर रहा हूं, जिससे कि आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए। तो कोई ना कोई मकसद होता है। एक कस्टमर से, जो एक कंपनी का बंदा है वो कस्टमर से कम्युनिकेट क्यों करता है, जिससे कि वो कंपनी के इन्फ्लुएंस में आ जाए, वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, हमें प्रॉफिट हो। तो मेरा कोई ना कोई गोल है, उसकी वजह से मैं बातें कर रहा हूं। ऐसा ही नहीं कि आ गए सर उठ के और बातें करने लग गए, समझ रहे हो। आगे चलो, ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोले तो मेनी साइंस, साइकोलॉजी और ये सारी चीजें कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। साइकोलॉजी क्या होता है, मतलब किसी के माइंड की, ह्यूमन माइंड की स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं।
ये सारी चीजें होती है, तो वो सब है ना कम्युनिकेशन में इफेक्ट करती है। मतलब हम किसी के बॉडी लैंग्वेज से किसी को हम जज करके उसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, हमने पेज 1 कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लिए, हमने उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है ये देख लिया, हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखो क्या क्या देखा, ये सारी चीजें मैं वेरीफाई करा रहा हूं, 2 वे प्रोसेस है देख लिया। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे बहुत मदद करता है। ये इमोशंस, आइडियाज, फैक्ट्स इन सब के लिए होता है। डायनामिक प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ये एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब अपने कम्युनिकेट को स्टडी कर सकते हैं और ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। अब देखो आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। आगे चलो, ये सारे नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, चिंता मत करना। अब देखो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मेरी बात, जब अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, देखो एक तो कट थ्रोट कंपटीशन है यार। कंपटीशन मार्केट में इतना बढ़ गया, हर फील्ड में इतना बढ़ गया कि अगर किसी कंपनी के पास कम्युनिकेशन की पावर नहीं होगी, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट से हो, चाहे वो पब्लिसिटी से हो, एडवर्टाइजमेंट भी तो एक कम्युनिकेशन ही तो है कि वो हमें बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, तो चाहे वो किसी चीज से भी हो, कंपटीशन इतना बढ़ गया। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन नहीं होगी, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के अंदर सक्षम नहीं होगे, तो फिर आपका इस सोसाइटी में कोई आज की डेट में वैल्यू नहीं है। तो कट थ्रोट कंपटीशन लिखा है, इंक्रीज इन साइज भी अभी बताऊंगा। आजकल हर जगह ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बोले तो ट्रेड सबकी यूनियन होती है, हर कंपनी के अंदर लोगों की यूनियन होती है। और अगर कंपनी जो लोगों के अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन करती है जिससे कि लोगों को नुकसान हो, तो वो यूनियन प्रोटेस्ट कर लेती है, वो यूनियन स्ट्राइक पर आ जाती है, वो यूनियन धरने पर आ जाती है। तो मैनेजमेंट को, एक कंपनी को हमेशा अपने यूनियन लीडर से, जो उनके लोग हैं, जो उनके लीडर है, उनसे बातचीत करके रहना चाहिए, वरना उनसे कम्युनिकेट करके रहना चाहिए, उनसे कंसल्ट करते रहना चाहिए इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कि इस बार सैलरी लेट आएगी, मान लो सैलरी लेट आएगी और अगर यूनियन को नहीं बताया, वो सैलरी वाले दिन है ना धरने पर आ जाएगी कि भाई क्या हो रहा है, बॉस क्या कर रहा है हमारे साथ। तो जो यूनियन के लीडर्स है उनके साथ भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी से रिलेशनशिप तभी डेवलप होती है जब उससे बातें होती है, बिना बातें करें किससे रिलेशनशिप डेवलप कर लोगे। ऐसे देखते हो ना कि जिससे ज्यादा बातें होती हैं, जिससे कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, उससे अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। तो ये ह्यूमन रिलेशन की बात आ गई। एक पर्सनल एसेट है, एक लॉयर के लिए, एक एडवोकेट के लिए, एक टीचर के लिए ये एक पर्सनल एसेट है। एसेट बोले तो खुद की, मतलब एक वो चीज है जिससे कि वो अपना प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता है। एडवोकेट के पास अगर जज को इन्फ्लुएंस करने की, लॉयर के पास जज को इन्फ्लुएंस करने की ताकत नहीं होगी, टीचर के पास बच्चों को ढंग से और बच्चों को अच्छा पढ़ाने की ताकत नहीं होगी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है इस प्रोफेशन में। तो आप लोग मेरे को बताओ, क्या मेरे को पढ़ाना आता है या नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है। तो टीचर, एडवोकेट और लॉयर की ये पर्सनल एसेट है। अब देखो ग्रोइंग, ये अब देखो इंक्रीज इन साइज करते हैं। इंक्रीज इन साइज बोले तो आजकल ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन, सारी चीजें इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज हो रहे हैं, हर सिटी में ऑफिस हो रहा है, हर नेशन में ऑफिस हो रहा है। तो जो कंपनी का सीईओ है उसको सबके साथ कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखनी पड़ेगी। मान लो उस कंपनी के 20 कंट्रीज में ऑफिस है, तो 20 कंट्रीज के अंदर जो सारी चीजें हो रही है उसको वेल अपडेटेड रहना होगा। तो कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस इतने बड़े बड़े हो गए कि विदाउट कम्युनिकेशन हमें पता ही नहीं लगेगा किस कंपनी में, किस कंट्री में क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, ठीक है। अब देखो ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब टेक्निकलिटीज इतनी बढ़ रही है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मान लो अगर इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन नहीं हुआ और सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता ही गया है, कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 200, 300, 400 जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है वो बनाता ही गया बिना सेल्स डिपार्टमेंट से पूछे हुए। अरे भाई अभी कोरोना चल रहा है, सेल्स हो ही नहीं रही, तू एक्सेस से प्रोडक्ट बना के कंपनी की हालत क्यों बुरी कर रहा है। दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट
को मैन्युफैक्चर करते ही जाएगा और सेल वालों से पूछेगा ही नहीं कि सर जी बिक्री हो रही है नहीं हो रही, तो फिर कंपनी लॉस में चल जाएगी। तो आजकल टेक्निकलिटीज बढ़ रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कर ली। आपका थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है, सिर्फ सुन लो, एक बार देख लो, पॉइंट्स बना लो छोटे छोटे, ये बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज इन साइज हो रहा है, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन हो रही है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा है और ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो रहा है, तो उनके साथ भी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है। आगे चलो, ये ह्यूमन रिलेशंस को डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिलेशन जैसे टीचर, लॉयर, प्रोफेशन, बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और ये पर्सनल एसेट होता है हमारा। ये सारी चीजें हो गई। आगे चलो, अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन का देखो 6 और 7 स्टेप प्रोसेस है। ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। कम्युनिकेशन का प्रोसेस, बस ये थोड़ा बोरिंग वाला पार्ट खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बहुत इंटरेस्टिंग चालू होगा। देखो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, एक चीज को कम्युनिकेट करने से पहले मेरे को आइडियाज बनाना होता है। मेरे को आइडियाज कैसे बनाना होता है मैं बताऊं। देखो एग्जाम्पल दूंगा, मेरे को कम्युनिकेशन चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले मैं आइडिया बनाऊंगा कि भाई मेरे को चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है, डेवलप एन आइडिया। सबसे पहले मैंने आइडिया बनाया कि मेरे को बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर प्रिपेयर करना है। फिर मैंने नोट्स बनाए, मैंने एनकोड करा चीजों को, एनकोड बोले तो मैंने नोट्स बनाए, मैंने उसकी तैयारी करी, मैंने अपने विचारों को, जो मेरे दिमाग में विचार थे उनको मैंने स्टडी करा, मैंने अपने लिए वर्ड्स ढूंढे, मैंने एग्जाम्पल्स ढूंढे कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीज क्या होते हैं, एनकोड। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये ट्रांसमिटिंग हो गया कि मैं अपने मैसेज को आपको बोल के बता रहा हूं। ये क्या चीज है, ट्रांसमिटिंग हो गया। देखो सबसे पहली बात, अगर मान लो आपको कभी कहीं घूमने जाना होता है तो आपको पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है। तो परमिशन लेने के लिए आप पहले अपने दिमाग में सोचते हो कि मैं कैसे बोलूं, डेवलप करते हो आइडिया कि मेरे को कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो पहले आइडिया डेवलप करा कि बोलना है नहीं बोलना, फिर आपने सोचा कि चलो मेरे को पेरेंट्स से पूछना है, तो फिर आप ये सोचते हो कि मैं क्या वर्ड्स यूज करूं। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी घूमने जा रहा हूं, उसका बर्थडे पार्टी है तो मैं घूमने जा रहा हूं, मतलब मैं क्या बहाना ढूंढूं, मैं क्या वर्ड्स यूज करूं जिससे कि मैं घूमने जा सकूं। तो ये सारी चीज के एनकोडिंग, कि आप अपने सूटेबल वर्ड्स को अपने दिमाग के अंदर सारी चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, आप उनको कंसोलिडेट कर रहे हो कि मेरे को कैसे पूछना है। और ट्रांसमिटिंग, जब आपने फाइनली बोल दिया कि मेरे को घूमने जाना है, ट्रांसमिटिंग क्या हो गया, फाइनली बोल दिया घूमने जाना है। मैंने लेक्चर को डेवलप करा, प्रिपेयर करा कि लेक्चर बनाना है, मैंने नोट्स बनाए, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये ट्रांसमिटिंग। आप लोग वीडियो सुन रहे हो तो रिसीविंग, घर वाले सुन रहे हैं तो ये रिसीविंग। तो रिसीविंग क्या होता है, नाउ द रिसीवर विल रिसीव द इंफॉर्मेशन, रिसीव कर लिया। अब रिसीवर सुनने के बाद उसको डिकोड करेगा, डिकोड मतलब एनालाइज करेगा, डिसीजन देगा कि तुम्हें घूमने जाना है नहीं जाना, तुम्हें घूमने जाना है या नहीं जाना, हाँ या ना डिसीजन देगा। पहले सोचेगा, पहले मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड कैसे, ये क्या बोलना है यार, एक सुनना अलग चीज होती है और सुन के समझना अलग चीज होती है। दोबारा चलो, पहले डेवलप करेगा आइडिया, डेवलप करने के बाद वो उसको सूटेबल वर्ड्स में कुछ नोट्स बनाएगा, अपने दिमाग के अंदर अरेंज करेगा या नोट्स बनाएगा, फिर ट्रांसमिट करेगा मतलब बोल देगा, फिर सामने वाला उसको रिसीव करेगा कानों में, रिसीव करने के बाद समझेगा, डिकोड मतलब समझना, किसी चीज को समझ रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है मेरे से, एनालाइज करना। आप लोग मेरे लेक्चर सुन रहे हो, कुछ लोग तो सुन रहे हैं और कुछ लोग समझ रहे हैं, तो आप मेरे लेक्चर को डिकोड कर रहे हो। फिर आप फीडबैक दोगे कि जाना है नहीं जाना। मैं जैसे बोलता हूं ना, मेरे को फीडबैक दो, मेरा लेक्चर कैसा हुआ, अच्छा हुआ या बेकार हुआ। तो फीडबैक क्या होता है, नाउ द रिस्पॉन्स इज गिवन बाय द रिसीवर टू सेंडर्स मैसेज, कि सर बहुत बढ़िया था, या फिर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नहीं तुम जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया, फीडबैक। तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस 6 स्टेप प्रोसेस है और ये सीक्वेंस में है, ये सीक्वेंस में है, ध्यान रखना ये सीक्वेंस में। दोबारा समझाऊं, मैंने लेक्चर का आइडिया प्रिपेयर करा कि मेरे को लेक्चर डेवलप करना है, फिर मैंने उसके लिए नोट्स बनाए, एनकोडिंग करी, फिर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये ट्रांसमिटिंग हो गई, आप लोग सुन रहे हो, रिसीविंग हो गई, सुन के समझ रहे हो, डिकोडिंग हो गई, फिर फीडबैक दे रहे हो कि सर बहुत अच्छा लेक्चर था, सर ये था। तो ये सब क्या है, फीडबैक।
समझ रहे हो? ये कम्युनिकेशन का 6 वे प्रोसेस है। और इसके बाद 7th है अपनी नॉइज। नॉइज बोले तो अनवांटेड डिस्टर्बेंस, नॉइज बोले तो अनवांटेड डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन, कि मैं बोल रहा हूं कोई टेक्निकल एरर की वजह से जब मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाली कुछ हिस्सा अपने आप ही म्यूट हो गया, ये सब क्या है? अनवांटेड डिस्टर्बेंस। बाहर कोई सब्जी वाला आ गया, बाहर कोई आ गया जो कि आवाज लगा रहा है, तो ये सारी चीज क्या है? अनवांटेड डिस्टर्बेंस, जिसके कारण मेरी वॉइस आप तक नहीं पहुंची। मैं बोल रहा हूं, बाहर कोई रोड पर वेजिटेबल वेंडर आ गया, उसने कुछ बोला, उसके कारण जो मैंने बोला वो आप लोग नहीं सुन पाए। तो ये सारी चीज क्या होती है? अनवांटेड डिस्टर्बेंस। हम चाहते नहीं है हो, मैं चाहूंगा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आए, पर कभी कभार किन्हीं कारणों की वजह से वॉइस में क्लैरिटी नहीं आ पाती, तो ये हो गया नॉइज। नॉइज क्या होता है? अनवांटेड डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंस। ये देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? पहले डेवलप करो आइडिया को, फिर उसको सूटेबल वर्ड्स में लिखो, तैयार करो, क्या बोलना है, प्लानिंग करो, सारी ट्रांसमिट कर दो, उसको बोल दो, वो रिसीव करेगा, रिसीव करके वो समझेगा, समझने के बाद वो आपको फीडबैक देगा कि तुम्हें घर से बाहर जाना है या नहीं जाना, तुम्हें बर्थडे पार्टी में जाना है नहीं जाना, डिसीजन देगा। डिसीजन इज नोन एज फीडबैक। और उसके बाद जो नॉइज क्या है? नॉइज आर अनवांटेड डिस्टर्बेंस। तो हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कर लिया, आगे चलो बस। इसके बाद एक और टॉपिक है, फिर अपना बोरिंग वाला पार्ट खत्म होने वाला है। अपन को सिर्फ मेन चीज ध्यान रखनी है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। सेंडर है, सेंडर ने मैसेज प्रिपेयर करा, एनकोडिंग करी, रिसीव करा, डिकोडिंग करी, मैसेज को फिर फीडबैक दिया, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अब प्रिंसिपल्स क्या है? अफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है वो देख लेते हैं। ये बोलता है 7 C's होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। क्या होते हैं? 7 C's होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। अपना ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जिससे कि हम एमसीक्यू में टिक कर दे। अगर वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में 4th प्रोसेस पूछे ना, तो अपने दिमाग में उसको रखना, मैंने कोई चीज लिखी, मैंने डेवलप करा, मैंने एनकोड करा, मैंने ट्रांसमिट करा, वो सुनेगा तो रिसीव आंसर हो गया, ऐसे करके। अब कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का तरीका क्या है? देखो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का 7 तरीके दे रखे हैं। अगर इन चीजों को यूज करोगे तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का प्रोसेस इफेक्टिव होता है। वो क्या दे रखी है वो देखते हैं। देखो पहले तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो बंदा कोई चीज बोल रहा है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको खुद के उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी वो दूसरे को समझा पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या होता है? पहले खुद को समझ में आना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, वो सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में आइडिया क्या है, तभी वो किसी और को समझा पाएगा। अगर समझाए तो कंप्लीट समझाए। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 बताया बाकी अपने आप पढ़ लेना। अरे भाई सर आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो आपको हर चीज बतानी चाहिए, मतलब आप कंप्लीट होगे तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर नहीं देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस, कंसाइजनेस बोले तो शॉर्ट और स्वीट। ऐसा नहीं कि बकवास कर रहे हो 2-2 घंटे तक और कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटा बोलो, कम बोलो, पर ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी सारी चीजों को समझ पाए। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी क्या होता है? क्लैरिटी बोले तो कि अंडरस्टैंड, खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, सारी चीजें कंप्लीट बोलो। कंसाइज बोले तो छोटा, कि शॉर्ट बोलो, स्वीट बोलो, ढंग से बोलो, ठीक है। आगे चलो। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब फालतू बातें नहीं फेंकनी, फैक्ट्स पर प्रेजेंट होना है, फैक्ट्स पर प्रेजेंट होना है। जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स और फिगर्स है, उनको ध्यान में रखते हुए बातें बोलनी है। फालतू की ज्यादा फेंकना नहीं है कि हमारी कंपनी तो सबसे बड़ी कंपनी है, गूगल को आजकल टक्कर दे रही है। अरे भाई फैक्ट्स और फिगर पे बात करोगे तभी सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा सुनने में। फालतू की बात आज के टाइम में कोई नहीं सुनता। तो प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस होना चाहिए। कर्टसी, अगर आप कम्युनिकेशन करते हुए सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सामने वाले की तरफ पोलाइट नहीं रहोगे, तो कोई आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी क्या होता है? बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट टुवर्ड्स द पर्सन हु इज रिसीविंग योर इंफॉर्मेशन। समझ रहे हो? तो ये कितने प्रिंसिपल हो गए? 5। दोबारा बताओ क्लैरिटी क्या होता है? क्लैरिटी बताओ दोबारा। अंडरस्टैंड करना। कंप्लीटनेस क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना। कंसाइज क्या होता है? शॉर्ट एंड स्वीट। कॉन्क्रीट क्या होता है? स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। कर्टसी क्या होता है? रिस्पेक्टफुल एंड बी पोलाइट। ठीक है, आगे चलो। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस,
करेक्टनेस बोले तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी कोई आप लेटर लिख रहे हो, कभी आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपकी ग्रामेटिकल एरर इतनी हो रही है, आपको बोलना ही नहीं आता इंग्लिश में और अब फिर भी आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बोलो चाहे हिंदी में बोलो, पर अच्छा बोलो और करेक्ट बोलो। अब हिंदी भी अगर टूटी फूटी बोलोगे तो अपनी लैंग्वेज में बोलो। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस बोले तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कंसिडरेशन फॉर रिसीवर, इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई जो आपकी चीजों को रिसीव कर रहा है ना, उसको ध्यान में रखते हुए बोलो। अगर मैं अभी फालतू में पॉलिटिक्स की बात करूंगा तो आप क्या करोगे? लेक्चर बंद करके चल जाओगे। पर मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको अभी पढ़ाई करनी है, आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो मैं आपकी तरफ, मैं आपके स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अदर, मतलब आपकी सिचुएशन में आके मैंने सोचा कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं लेक्चर बना रहा हूं। अगर अभी मैं इसमें पॉलिटिक्स की बातें करने लग जाऊं 2 घंटे, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सामने वाले को देखते हुए बोलो कि सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने वाला सुनना क्या चाह रहा है, उसके बेसिस पर ही तो बोलोगे, ठीक है। आगे चलो, गाइडलाइंस, ये अपना सारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के तरीके। देखो, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और सामने वाले को देखते हुए ही हमें अपनी बातें करनी चाहिए। ये देखो, बहुत बढ़िया फैक्ट, बहुत बढ़िया फिगर है। सारी चीज़ें हमने बता दी, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। क्लैरिटी, कंप्लीटनेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। कर्टसी, कॉन्क्रीटनेस, कंसाइजनेस, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। इनको पढ़ना है, पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने से बल अपनी रीडिंग इंप्रूव होएगी। बाकी हमें इंग्लिश का पेपर, ये सारी चीजें तो एकदम आपको थ्योरी बेस्ड आएगी कि कंसिडरेशन फॉर रिसीवर क्या होता है, स्टेपिंग इनटू अदर पर्सन शूज, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, इसके बाद है ना गाइडलाइंस दे रखी है, इसके बाद अपना बोरिंग पार्ट खत्म हो गया। बस ये गाइडलाइंस ही है जो थोड़ा बोरिंग और है, ये भी 5 मिनट का है, इसको भी कर लेते हैं। गाइडलाइंस क्या होता है भाई? कम्युनिकेट आपको कैसे करना है ये आपको पहले सोचना है कि मैं उसको व्हाट्सअप करूं, मैं उसको फोन कॉल करूं, मैं उसको वीडियो कॉल करके अपनी बात बताऊं, या मैं उसके घर जाकर अपनी बात बताऊं। अगर किसी को मतलब समझ रहे हो, उसको सोच कर बात बतानी है कि मैं किस मोड से उसको बात बताऊं, उसके घर जाकर उसको बात बताऊं, उसको वीडियो कॉल पे बात बताऊं, उसको लेटर लिख के बात बताऊं। तो चूज द राइट मीन एंड मोड, ठीक है। ओन योर मैसेज, ओन योर मैसेज बोले तो भाई अपना मैसेज खुद ओन करो। ओन बोले तो कि खुद लिखो अपना मैसेज। जैसे कि मान लो काउंसलिंग कॉल्स होती है, काउंसलिंग कॉल में जो काउंसलिंग कर रही है उसने क्या करा, उसने किसी और से मैसेज लिखवा लिया, और जैसे ही किसी को उसने कॉल करा, हेलो आई एम दिस, वो एज इट इज जो लिखा है ना वो बोल रही है, तो उसमें मजा नहीं आता। इसमें एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं, 3 इडियट्स वाला, बहुत कॉमन एग्जांपल है कि यार 3 इडियट्स के अंदर देखा था ना, वो जो था, जो बहुत पढ़ने में अच्छा था, नाम मैं भूल रहा हूं, उसने किसी और से स्पीच लिखवाई थी, और स्टेज में आके बोल रहा है और कुछ भी बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। ओन योर मैसेज बोले तो हमें पता होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। उसने कुछ भी आके बोल दिया और उसकी ऐसी तैसी हो गई पूरे कॉलेज के अंदर, तो ओन योर मैसेज वाली बात हो गई। कंप्लीट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो, वही दोबारा चीजें रिपीट हो रही है। फीडबैक ऑब्टेन करो, फीडबैक बोले तो अपनी अपनी बात नहीं बोलनी, उसके बाद उनकी भी सुननी है कि वो क्या चाह रहे हैं। मैं अपनी बात बोल के निकल लूं, डाउट सॉल्व भी नहीं करूंगा, आपके बोले कि सर कैसे है, अपनी बात बोल लेते हैं और हमारी बात सुनते ही नहीं है, तो ऑब्टेन फीडबैक हो गया। थिंक ऑफ द रेसिपिएंट, भाई उसके अंदर उसके शूज में स्टेप करके सोचो वो क्या, किस में इंटरेस्ट है, वही चीज आ गई कंसिडरेशन वाली। रिपीट करो, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो मतलब उस चीज को रिपीट करो, रिपीट इफ नेसेसरी। अगर लोग आपको बोले कि हमें ये बात समझ में नहीं आई तो उस चीज को रिपीट करना चाहिए इफ इट इज नेसेसरी। हमें फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करनी चाहिए, ज्यादा फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्जुरेंस। इसका मतलब क्या होता है यार, कभी भी बात करते हुए ना, मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं तो मेरे हैंड्स, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन मेरी कन्वर्सेशन को सूट करने चाहिए। अगर मैं कोई बैड न्यूज बता रहा हूं तो मेरे चेहरे पर इमोशन होना चाहिए बैड का, ऐसा नहीं चेहरे पर तो हंस रहा हूं, हेलो ऐसे करके हंस रहा हूं और है ना न्यूज कुछ अलग बता रहा हूं। मतलब जैसा मैं बोल रहा हूं और जैसा मेरे जेस्चर है वो सारे एक
कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए। अगर मैं कुछ अच्छी न्यूज बता रहा हूं तो ऐसा नहीं रोते रोते बता रहा हूं, तो उस न्यूज का वैल्यू कम हो जाएगी। तो वर्बल और नॉन वर्बल कॉन्ज्यूरेंस मतलब कि दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं और जो कि मैं इमोशन से, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यही बात इसने बोली, और किसी को जज नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेट करते हुए जज करोगे तो सामने वाला आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहेगा, सामने वाला आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं आएगा। डू नॉट जज अदर्स वाइल कम्युनिकेटिंग टू देम। ठीक है, अब देखो ओन योर मैसेज आ गया, ओन योर मैसेज कर लिया, आगे चलो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो, ऑब्टेन करो फीडबैक, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो, उसके बारे में सोचो कि वो इंटरेस्ट क्या चाह रहा है। वर्बल नॉन वर्बल का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रिपीट करो अगर जरूरत है तो, रिपीट करो अगर जरूरत है तो, और किसी को जज मत करो और फैक्ट्स पर रिलाय करो। अब आ गया हमारा जौहरी विंडो। इंटरेस्टिंग पार्ट चालू हो चुका है, बोरिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है इस पार्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाने की, जो अभी पुराना गया। ठीक है, आप मेरे को बताना कि सर अच्छा था लेक्चर नहीं था। जौहरी विंडो, अब देखो जौहरी विंडो और कर लेते हैं। जौहरी विंडो है क्या, पहले बेसिकली ये देख लेते हैं। तो देखो अब ये जौहरी विंडो देख लो। जौहरी विंडो क्या होता है, ये एक विंडो है। क्या चीज है, ये एक विंडो है। किसने इन्वेंट करा है, जोसेफ लुइट और हैरी इंगमैन। क्या नाम है, जोसेफ लुइट और हैरी इंगमैन। क्या नाम है, जोसेफ लुइट और हैरी इंगमैन। ध्यान रहेगा। जौहरी विंडो क्या चीज है, विंडो है जिसके 4 कॉलम है। अभी अपन सब डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो, 5 मिनट का टॉपिक है और कुछ नहीं है इसमें। जोसेफ लुइट और हैरी इंगमैन, जोसेफ लुइट हैरी इंगमैन, जोसेफ लुइट हैरी इंगमैन। बोलो मेरे साथ, जोसेफ लुइट और हैरी इंगमैन। हैरी इंगमैन, जोसेफ हैरी, हैरी जोसेफ, हैरी जोसेफ, जोसेफ हैरी। ठीक है, 4 विंडो है। देखो मेरी बात, एरिना, ब्लाइंड स्पॉट, फेसिड और अननोन। एरिना, ब्लाइंड स्पॉट, फेसिड, अननोन। एरिना के अंदर क्या होता है, जो चीज मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। जैसे मेरे को पता है कि मैं लेक्चर इधर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं इधर कुछ कर रहा हूं और आप भी देख रहे हो। मतलब जो चीज मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। मेरे को पता है कि अपना YouTube चैनल है CS Go, जिसमें हम फ्री CACET लेक्चर देते हैं। आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको भी पता है कि सर का एक YouTube चैनल है CS Go CACET करके। हाँ, तो देखो एरिना का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ओपन, कि कोई चीज मेरे को भी पता है और कोई चीज आपको भी पता है। नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। ये कौन है, एरिना विंडो। कोई फैक्ट आपको भी पता है कि सन कब आता है, सुबह आता है। मून कब आता है, रात को। जो चीज मेरे को भी पता है और जो चीज आपको भी पता है उसे क्या बोलते हैं, एरिना या फिर ओपन विंडो। ठीक है, एरिना का काम हो गया। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या आता है, इसका मतलब है नॉट नोन टू मी, मेरे को नहीं पता पर आपको पता है। देखो मेरी बात ढंग से समझो, 4 विंडो है। ओपन विंडो, ओपन का मतलब मेरे को भी पता है आपको भी पता है। मेरे को भी पता है सन आता है सुबह, आपको भी पता है सन आता है सुबह। मेरे को भी पता है मून आता है रात को, आपको भी पता है मून आता है रात को। ये बात हो गई। इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या था, मेरे को नहीं पता पर आपको पता है। मेरे को नहीं पता, आपको पता है। कभी कभार ऐसा होता है ना, बात कर रहे थे, कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है तो तुम्हें नहीं पता, पर सामने वाला बोलता है यार देख तेरे नोज के पास में, तेरे गाल के पास में कुछ लगा है। तो वो क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। मतलब तुम्हें नहीं पता, नॉट नोन टू सेल्फ, तुम्हें नहीं पता पर नोन टू अदर्स, दूसरों को पता है। अगर तुम्हें भी पता है और मेरे को भी पता है, सबको पता है क्या चीज है, वो ओपन। और अगर तुम्हें नहीं पता और किसी और को पता है, समझ रहे हो, मेरे को नहीं पता तुम्हें पता है, वो क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे तुम्हारे फेस पर कुछ लग रहा है तो तुम्हें नहीं पता पर किसी और को पता है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लग रहा है, कोई निशान हो रहा है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट की बात हो गई, ओपन की बात हो गई। अननोन की बात हो गई, किसी को नहीं पता। नॉट नोन टू यू, अननोन टू अदर्स, किसी को नहीं पता। अननोन तो बहुत ईजी है। और फेसेड का मतलब मेरे को पता है मेरे फोन में कितनी बैटरी, मेरे को पता है मेरे पास कौन सी कंपनी का फोन है, पर तुम्हें पता है क्या, नोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स। समझ रहे हो मेरी बात, दोबारा ले चलो इसको, बस खत्म है कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है, एरिना क्या होता है, एरिना इज दैट if it is known to me and if it is known to you. For example, I have the YouTube channel CS Go CACET. It is known to me, it is known to you. What is blind spot? Blind spot is something that is
not known to me but known to you. For example, I don't know that there is some mark on my face, but you know that and you are awareing me about that mark. So that is the example for blind spot. Now we come to unknown. Unknown is something that I don't know and also you don't know, so that is unknown. It is a very easy thing to remember this unknown. And what is facet? Facet is basically something that is known to me and unknown to others. For example, the phone that I have, the company of which I had purchased the phone is known to me, but it is not known to you. The battery in my phone is known to me, but it is not known to you. The hard work which I had created for completing this chapter in a one day is known to me, but it is not known to you. The behind scenes that has been how this phone has been placed to record this video is known to me, but it is not known to you. So it is an example of facet. Please remember these 4 example and note it down, because the question will come डायरेक्टली फ्रॉम दीज 4 एग्जाम्पल. ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश होगी. ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया. काफ़ी लोगों की कंप्लेंट होती है कि सर इंग्लिश में बोला करो, मन नहीं करता इंग्लिश में बोलने का. मातृभाषा इज मातृभाषा. ठीक है, ये सारी चीज़ें वही लिख रखी है जो मैंने आपको बताई है. इतना मतलब कुछ नहीं है. 4 ये कर लो. जॉरी विंडो किसने बनाई? जोसेफ और हैरी ने. और ये 4 इनके कर लो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक कर लो, ये हो गया. अब देखो 55 एडजेक्टिव होते हैं इसमें, बस. और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि क्या चीज़ है, क्यों है. 55 एडजेक्टिव होते हैं, इतना ही पता है, बस खत्म. ये हमारा जो मेन वाला चीज़ है, ये जो अब ये जॉरी विंडो तक बोरिंग था, इसके बाद सब मेन चीज़ चालू हो रही है. तो जॉरी विंडो अपन ने कर लिया. इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है, एक बार अपने नोट से भी देख लेते हैं. एक मिनट रुको. नोट्स का गए. ये रहा जौहरी विंडो क्या है, नोट सारे आ जाएंगे. व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे को मैसेज करो, डाउट हो तो सारी चीज़ करूंगा. पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करो तो बहुत अच्छी बात है कि सर वीडियो अच्छी थी. जॉरी विंडो ओपन की. एरिना क्या होता है? एरिना को अपन ओपन भी बोलते हैं. इट इज नोन टू मी एंड नोन टू अदर्स. फेसेट मतलब इट इज नॉट नोन टू मी, इट इज नोन टू मी बट अननोन टू अदर्स. इसको हिडन भी बोलते हैं. ठीक है, इस चीज को हिडन भी बोलते हैं. ब्लाइंड स्पॉट और अननोन हो गया. और टोटल कितने एडजेक्टिव है जॉरी विंडो में? 55 एडजेक्टिव्स वर यूज. ये अपना इधर वाला पार्ट हो गया. इसके बाद अपन कम्युनिकेशन टाइप्स करेंगे, उनके ई डिजिटल कम्युनिकेशन बैरियर्स, वो सब करेंगे. ठीक है, हाँ तो चलो इसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं. इसके बाद क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ठीक है, पहले इसको अपन अपनी नोटबुक से देख लेते हैं. ये नोट्स आपको सब मिल जाएंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखो बेसिकली 2 कम्युनिकेशन है. अपन को ये थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ टर्म्स याद करनी है. इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन होता है एक कंपनी के अंदर की बातें. एक घर के अंदर अपन बात कर रहे हैं, कोई हस्बैंड वाइफ से बात कर रहा है, कोई अपना फादर अपने सन से बात कर रहा है. तो जो चीज अपन फैमिली के अंदर कर रहे हैं या जो चीज कंपनी के अंदर हो रही है, एम्प्लॉय डायरेक्टर से बात कर रहा है, डायरेक्टर एम्प्लॉय से बात कर रहा है, एम्प्लॉय से बात कर रहा है, मतलब जो भी टॉक्स एक कंपनी के अंदर हो रही है, एक घर के अंदर हो रही है, एक फैमिली के अंदर हो रही है, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन. When people within the organization communicate with one another, it is said as internal communication. समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है. एक्सटर्नल क्या होगा? एक कंपनी दूसरे कंपनी से बात कर रही है, एक कंपनी कस्टमर से बात कर रही है, एक हम अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं, हम अपने जो घर में दूध देने आए उससे बात कर रहे हैं, हम जो घर के बाहर सब्जी बेचने आए हम उससे बात कर रहे थे. ये सारी चीज क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी टाइप की है? 2 टाइप की है, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल बोले तो अपने घर के अंदर, एक्सटर्नल बोले तो घर के बाहर. इंटरनल बोले तो कंपनी के अंदर जो टॉक्स हो रही है, ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. मतलब मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं भी एम्प्लॉय हूं, मेरा जो दोस्त है वो भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, वो भी एम्प्लॉय है. हम दोनों इनफॉर्मल गॉसिप्स भी तो कर सकते हैं. यार ये बॉस अच्छा नहीं है, पुराने वाला बॉस अच्छा था. मतलब सारी इंटरनल घर के अंदर कभी लड़ाई
लड़ाई होती है, कभी कुछ होता है, तो वो सारी चीजें इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद एनीवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज विद ट्रेडर, विद कस्टमर, विद एनी पब्लिक अथॉरिटी, तो वो सारी चीजों को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो इंटरनल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, ऑफिशियल भी हो सकती है, अनऑफिशियल भी हो सकती है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर मैं बाहर किसी सब्जी वाले से बात करूंगा तो मेरा मेन मोटिव होगा सब्जी लूं, इसको पैसे दूं, बात खत्म। अगर मैं कंपनी के अंदर किसी से बाहर से बात करूंगा, कस्टमर से बात करूंगा, मेरे जो मेरा कस्टमर है उससे बात करूंगा, तो मैं उसका मेरा मेन मोटिव क्या है? मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूं और उसको अपनी कंपनी के साथ जोड़ूं। तो ये सारी टॉक्स पहले फॉर्मल हुआ करती थी, पर आज भी मेनली फॉर्मल है और डॉक्यूमेंटेड होती है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, टेलीग्राम का यूज आ रहा है, नेट का यूज आ रहा है, तो ये सारी चीजें अपनी इनफॉर्मल की तरफ होती जा रही है। इतना अपन को नहीं करना, अपन को सिर्फ ये करना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंटरनल एक्सटर्नल क्या होती है। इंटरनल हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। इतनी बात समझ में आई? आ गई। अब देखो मेरी बात, कम्युनिकेशन फ्लो एक कंपनी के अंदर, ही अपन बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस कहाँ होता है? कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बॉडी में वो बिजनेस करती है, तो मेनली उसके रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तो कम्युनिकेशन फ्लो 4 तरीके के होते हैं: डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, डायगोनल फ्लो और हॉरिजॉन्टल फ्लो। देखो, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, डायगोनल फ्लो और हॉरिजॉन्टल फ्लो, इनका मतलब बहुत आसान है। मॉड्यूल पढ़ोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ में नहीं आएगा, हम करा रहे हैं ना। देखो मेरी बात, डाउनवर्ड फ्लो का मतलब क्या होता है? एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बॉस से एम्प्लॉय की तरफ डाउनवर्ड फ्लो बोले तो बॉस एम्प्लॉय को कुछ ऑर्डर दे रहा है, बॉस कुछ कह रहा है एम्प्लॉय को, तो ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है ना। पावर सबसे बड़ा पावर कौन है? किसके पास है? कंपनी के पास, बॉस के पास है। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय तो सिर्फ एक एम्प्लॉय है कंपनी का। तो बॉस से नीचे पावर फ्लो हो रही है, इसे क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड फ्लो। मतलब इंफॉर्मेशन और ऑर्डर और एनीथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल, इट इज नोन एज डाउनवर्ड फ्लो। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इसके डिसएडवांटेज यही है यार, अगर मान लो एक कंपनी में एक बॉस ही अपनी सारी दादागिरी चलाएगा तो वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियन एटमॉस्फेयर पैदा करेगा। मतलब कि यार सारी पावर तो इसके पास है, यही अपनी मन मर्जी की चलाता है, तो ये डिसएडवांटेज है। देखो मेन बात है डिसएडवांटेज और पे इतना फोकस नहीं करना, हमें टर्म से क्लियर होना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो क्या होती है, अपवर्ड फ्लो क्या होती है, इन मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। फालतू की थ्योरी, फालतू की लैंग्वेज, फालतू की जिसपे क्वेश्चन नहीं आ सकता उन पे ध्यान नहीं देना, पर हमें माइंड में उन चीजों को समझते रहना है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक डिक्टेटरशिप क्रिएट करता है, ऐसा लोगों को अच्छा नहीं लगता कि यार यही अपना रूल चला रहा है। टाइम कंज्यूमिंग भी है, बॉस अपने एम्प्लॉय को बुला के कोई चीज बता रहा है तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। मान लो उसके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है तो सबको बुला के बता रहा है, ऊपर से नीचे ऑर्डर पास कर रहा है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और कभी कभार क्या होता है, अगर ये लेवल और बढ़े, बॉस ने मैनेजर को बोला, मैनेजर ने एम्प्लॉय को बोला, एम्प्लॉय ने एचआर को बोला, मतलब ये सारी जो चीजें है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है, कभी कभार इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट बोले तो बॉस ने तो बोला था कि आप लोगों को संडे तक काम करना है, एम्प्लॉय ने समझा कि अगले संडे तक काम करना है, उसने जब नीचे इंफॉर्मेशन पहुंचाई उसने समझा कि 3 संडे बाद तक इसको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, अपना मतलब जो भी उसको वर्क असाइन हुआ है, तो चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती है। कोई इधर से कुछ बोलता है, इसके पास कुछ आता है, इसके पास कुछ आता है, तो इसके डिसएडवांटेज है। समझ में आई? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फ्लो, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, अपना डाउनवर्ड फ्लो। अब खुद बताओ, डाउनवर्ड ये है तो अपवर्ड क्या होगा? अपवर्ड ये होगा जिसमें एम्प्लॉय बॉस से कम्युनिकेट करता है, उसे बोलते हैं हम अपवर्ड फ्लो। और हॉरिजॉन्टल क्या होगा? दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों जब सेम लेवल पे हुए तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अभी अपन समझ लेते हैं। अब डाउनवर्ड फ्लो तो समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलो। देखो अपवर्ड फ्लो क्या है?
व्हेन वर्कर्स कम्युनिकेट विद डायरेक्टर्स और हायर अथॉरिटी, जब कोई नीचे एम्प्लॉय अपने डायरेक्टर्स और से बात कर रहा है तो उससे कहते हैं अपन अपवर्ड फ्लो। आज की डेट में ये बिलीव है, मतलब देखो पहले के टाइम में तो वर्कर्स को कोई भी इतना पॉजिटिव वे में नहीं लेता था। आजकल सब लोग ऐसा लेते हैं कि यार अगर किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रोग्रेस करनी है, इस सोसाइटी में प्रोग्रेस करनी है, तो उसको अपने वर्कर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और साथ लेकर कैसे चलेगा? जब अपन रेगुलर उससे कंसल्टेशन ले, हम उसकी चीजों को माने, हम उसकी चीजों को सुने, तो ये अपवर्ड फ्लो होती है। अपवर्ड फ्लो बोले तो अपने एम्प्लॉय से डायरेक्टर्स तक बात जाना, और डाउनवर्ड फ्लो बोले तो डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय को बात बताना। हॉरिजॉन्टल फ्लो बोले तो मतलब दोनों एम्प्लॉय एक दूसरे को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, दोनों का लेवल सेम है, दोनों का स्टेटस सेम है। एक कंपनी का सीएस दूसरे कंपनी के सीएस से बातचीत कर रहा है, एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरे कंपनी के डायरेक्टर से बात कर रहा है। मतलब इधर बात किस में हो रही है? दो जनों में हो रही है जिनका सेम स्टेटस है, सेम स्टेटस है। व्हेन कम्युनिकेशन इज बीइंग टेकन प्लेस बिटवीन द सेम स्टेटस और सेम लेवल, मतलब दो जनों की पोजीशन सेम है और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। डाउनवर्ड में क्या होता है बताओ मेरे को? डाउनवर्ड में डायरेक्टर, ये डायरेक्टर है, सॉरी इसको ऐसे कर देता हूं, ये डायरेक्टर है, ये एम्प्लॉय को कुछ बता रहा है। अपवर्ड फ्लो में एम्प्लॉय डायरेक्टर को कुछ बोल रहा है, और इस पे दोनों सेम लेवल पे, दे बोथ एग्जिस्ट एट सेम लेवल। ठीक है, दोनों सेम लेवल पे, दोनों डायरेक्टर है, दोनों चार्टेड, ये कंपनी सेक्रेटरी है, दोनों चार्टेड अकाउंटेंट है। मतलब इंफॉर्मेशन दो सेम लेवल पे ट्रैवल कर रही है। डायगोनल फ्लो, डायगोनल फ्लो क्या होता है? अब देखो मेरी बात, मान लो, देखो एज ए एग्जाम्पल बताता हूं इसको। ये ए है और ये बी है, ठीक है। एक ये ए डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट है, इसका हेड ए है, इसका हेड बी है। इसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, और इसके अंदर एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है? डी काम कर रहा है। तो इन दोनों का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन मोर देन वन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट, दो डिपार्टमेंट है, एंड वन एम्प्लॉय इज टॉकिंग टू द हेड ऑफ अदर डिपार्टमेंट। इसका तो देखो, इसका हेड कौन है? ए, पर ये किससे बात कर रहा है? ये दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है। तो इसको कह रहे हैं डायगोनल फ्लो। व्हेन मोर देन वन डिपार्टमेंट एग्जिस्ट एंड वन एम्प्लॉय इज टॉकिंग टू द हेड ऑफ अनदर डिपार्टमेंट। देखो बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए डायरेक्टर है, ये अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर कर रहा है, ये क्या हो गया? डाउनवर्ड फ्लो हो गया, डाउनवर्ड फ्लो हो गया। ये ए डायरेक्टर है, ये बी एम्प्लॉय है, ये अपने डायरेक्टर को कुछ सजेशंस दे रहा है, इसे कहते हैं अपवर्ड फ्लो। कोई दो लोग सेम लेवल पे, ए और बी क्या है? सेम लेवल पे, दोनों डायरेक्टर है एक कंपनी के, और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चीजें बता रहे, चीजें सजेस्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं अपन हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ठीक है, वो वर्टिकल लाइन होती है। और उसके बाद ये क्या है? दो डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये ए हेड है किसी और डिपार्टमेंट का, पर फिर भी ये किसी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो इसे अपन कहते हैं डायगोनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अपन ने एक तो इंटरनल एक्सटर्नल देख लिया, और उसके बाद अपन ने ये डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो और डायगोनल फ्लो देख लिया। अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार मॉड्यूल को देख लो। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? कम्युनिकेशन ये रहा, इंटरनल ये रहा, एक्सटर्नल ये रहा। आगे चलो, इसमें क्या है? इंटरनल, इंटरनल अपन ने बता दिया। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल, ये देखो सॉरी, एक्सटर्नल बता दिया। कम्युनिकेशन फ्लो कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो बता दिया, डाउनवर्ड फ्लो बता दिया, अपवर्ड फ्लो बता दिया, डायगोनल फ्लो बता दिया। ठीक है, अब देखो आगे चलो, ये सारी चीज बता दी, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, डायगोनल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, ये सब बता दिया। बचा क्या? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या क्या मोड्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये अपन देख लेते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, वो वाली चीज अपन ने कर ली। इसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, इसको मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। देखो कम्युनिकेशन करने के क्या क्या तरीके हैं।
दो तरीके हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझना, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, मुंह से या सुनकर, या तो कुछ बोलकर या कुछ सुनकर। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है, या ऑडियो विजुअल भी हो सकती है। अभी अपन हर चीज डिटेल में कर लेंगे, कोई डरने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या आता है, मैसेजेस दैट आर कन्वेड ईदर थ्रू स्पीड और राइटिंग। स्पीच है, इधर थ्रू स्पीच और राइटिंग, समझ रहे हो। मतलब कोई मैसेजेस स्पीच और राइटिंग से कन्वे हो। मैं किसी को कुछ बोल के बता रहा हूं, तो वर्बल का मतलब ही क्या होता है, बोलना। मैं उसको बोल के बता रहा हूं, मैं उसको लिख के दे रहा हूं, तो ये सारा वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा आता है। कुछ लोगों को लगता है वर्बल में सिर्फ ओरल आता है, नहीं, वर्बल में चारों आते हैं, रिटन, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, चारों आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो इसका तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि भाई इन चारों को अपन को एक्सप्लेन करना है और इन चारों के एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होने चाहिए, है तो ये भी बहुत इजी। और नॉन वर्बल क्या है, नॉन वर्बल होता है मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, मैं कुछ तुम्हें स्लाइड्स प्रेजेंटेशन कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें जेस्चर्स दूंगा, मैं तुम्हें हाथ से इशारे करूंगा, मैं तुम्हें आई कांटेक्ट से इशारे करूंगा, मैं अपना सर नॉड करके, मतलब हाँ है तो मैं नीचे हिलाऊंगा, ना है तो मैं ऐसे हिलाऊंगा। तो ये सारी चीजें होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। मैसेजेस दैट आर कम्युनिकेटेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, थ्रू जेस्चर्स। कुछ सिर्फ जेस्चर्स बॉडी एक्सप्रेशन से जाने चाहिए, और ना तो मेरा कोई मुंह से कुछ वर्ड बोलूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इट इज अनस्पोकन, आई कांटेक्ट हो, आई कांटेक्ट से कुछ इशारे कर रहे हो, हाँ ये अपना गर्दन हिला के कुछ कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो भी तुम जेस्चर से कोई बात कन्वे कर रहे हो उससे अपन बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, रिटर्न हो गया, मैं किसी को कुछ लिख के दे रहा हूं, मैं नोटिस लिख के दे रहा हूं, मैं लेटर लिख के दे रहा हूं, मैं मैसेज लिख के दे रहा हूं, मैं इनफॉर्मल लेटर लिख के दे रहा हूं, उसे कहते हैं रिटर्न। ओरल क्या होते हैं, मैं सीधा मेरे सामने कोई है, मैं उससे ओरली बात कर रहा हूं, मैं उससे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, उससे कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ ग्राफ से पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ ग्राफ प्रेजेंटेशन इन चीजों से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा विजुअल में, मैं तुम्हें चीजों को दिखा रहा हूं, उसे कहते हैं अपन विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल क्या होता है, ऑडियो विजुअल का मतलब हुआ कि मैं तुम्हें कुछ शो भी कर रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें शो भी कर रहा हूं मेरे नोट्स, और मैं तुमसे बातें भी कर रहा हूं, मैं तुमसे इंटरेक्शन भी कर रहा हूं। अभी इन चारों को डीप में देख ले के कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। मैसेजेस दैट आर कन्वे इधर थ्रू स्पीच और राइटिंग, इन्हें कहते हैं अपन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो राइटिंग, सबसे पहले रिटर्न देख लेते हैं। रिटर्न में एग्जांपल क्या, रिटर्न में बहुत सारे दे रखे हैं मॉड्यूल में, लेटर हो गया, ईमेल हो गया, नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, किसी को मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आ मेरी पार्टी में, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी अपनी रिटर्न कम्युनिकेशन ही हुई। लिख के दे रहा हूं, कोई भी चीज मैं लिख के दे रहा हूं उसे अपन बोलेंगे रिटर्न कम्युनिकेशन। इतना सा लॉजिक है, बाकी इधर अपने वर्ड से ही निकल रहा है। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, कोई चीज मैं लिख के किसी और को कम्युनिकेट कर रहा हूं, इसे कहेंगे हम रिटर्न कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज है कि हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है प्लानिंग करने का। हम ढंग से, अगर हमें किसी को कोई चीज लिखनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ, किसी को लेटर वेटर कुछ लिखना है, तो उसके पास इनफ टाइम है कि वो ढंग से सोचकर, ढंग से कंटेंट बनाकर वो सारी चीजें लिखे, तो हमें इसमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। हमें इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज बोले तो मैंने कुछ लेटर लिखा, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने लेटर फाड़ के फेंक दिया, ये तो सब रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेज है। मान लो मैं अपना कम्युनिकेशन ओरली कर रहा हूं, मैं आप लोगों से आपको कुछ ओरली बता रहा हूं, तो अगर मेरे मुंह से कोई चीज एक बार निकल गई तो मैं उसको वापस ले सकता हूं, नहीं ले सकता। पर रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर मैं लेटर लिख रहा हूं और मेरे को लेटर पसंद नहीं आया, तो मैं उस लेटर को फाड़ के दूसरा लेटर लिख सकता हूं, तो मैं अपने कंटेंट को रिवाइज कर सकता हूं, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है प्लानिंग करने का। ये सारी चीजें किसके एडवांटेज है, रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेज है। ईमेल अगर मेरे को किसी को लिखनी है तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मैं ढंग से
गूगल से अच्छा कंटेंट लेकर उसको इंप्रेस करने के लिए फिर मैं उसको मेल करूंगा। आगे चलो, रिटर्न कम्युनिकेशन का एक और एडवांटेज है, अपन चीजों को पॉइंट्स में अरेंज कर सकते हैं, नई नई डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मैं देखो मैंने कितना ढंग से अरेंज कर रखा है, ये ऐसे करके अरेंज कर रखा है, पर ये बोलने पर अरेंज कर सकता हूं मैं ढंग से बुलेट पॉइंट्स बना सकता हूं, मैं नंबरिंग कर सकता हूं। आजकल तो कितने स्टेशनरी के फैंसी आइटम्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें अपने रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर चीजों को डेकोरेट करने में, चीजों को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत मदद करती है। यही पॉइंट लिखा है, यूज ऑफ डिजाइन स्टेशनरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर सकूं और मैं इस चीज को बहुत लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रख सकता हूं। अगर मैंने ये नोट्स बनाए हैं तो ये मेरे पास काफी अच्छे टाइम तक रहेंगे। अगर मैं किसी को कुछ ओरली बताऊंगा तो उसका कोई मतलब ओरल का कोई लीगल वो नहीं है ना, मैं ओरल को कैसे प्रिजर्व करूंगा, या तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं, पर रिकॉर्ड एक अलग चीज हो गई। पर रिटर्न के एडवांटेज समझ में आ गए। रिटर्न क्या होता है, किसी चीज को लिखना। किसका पार्ट है ये, वर्बल कम्युनिकेशन के सर 2 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। रिटर्न आपने हमें बताया, रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है किसी चीज को लिखना, किसी चीज को लिखकर कम्युनिकेट करना। उसके आपने हमें एडवांटेज बता दिए, हमें समझ में आ गया। आगे चलो, आ गया ना पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डिसएडवांटेज सुनो। डिसएडवांटेज क्या है यार, लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है, ईमेल लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है। बोलने में तो क्या है, कोई सामने खड़ा है मैं सीधा बोल दूं, बट मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो टेक्स टाइम हो गया। एक्सपेंसिव यार, पेपर अगर मेरे को किसी को लेटर लिखना है, पेपर लेकर आऊँ, पेन लेकर आऊँ, फिर मेरे को उसको डिजाइन भी करना है, तो वो सारे स्टेशनरी के चीजें लेकर आऊँ, तो ये सारी चीजें एक्सपेंसिव हो गई। ठीक है, अब लेटर लिखने के बाद लेटर गया, फिर उसका मैं रिप्लाई का वेट करूं, मैं उसके रिप्लाई का वेट करूं, तभी मेरे को तसल्ली होगी। और बोलने में क्या, कोई मेरे सामने आ जा, ये काम है, ये काम है, ठीक है, बस खत्म, एक ही बार में उसको सब कुछ समझा दिया और मेरे को रिप्लाई भी मिल गया। और रिटर्न के अंदर हम जेस्चर्स यूज नहीं कर सकते। कुछ लोगों की आदत होती है हाथ हिलाते हिलाते बोलना, कुछ लोगों की आदत होती है अपने वॉइस को ऊपर नीचे करके बोलना, कुछ लोगों की आदत होती है अपने एक्सप्रेशंस दिखाना। तो ये सारी चीजें रिटर्न कम्युनिकेशन में मिसिंग है, ये सारी चीजें रिटर्न कम्युनिकेशन में मिसिंग है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलो, ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है। देखो ओरल कम्युनिकेशन होती है जैसे मैं मीटिंग कर रहा हूं, जैसे मैं कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूं, रेडियो, इंटरव्यू, ये सारी चीज में ओरल होती है। ओरल मतलब बोलना, रिटर्न मतलब लिख के कम्युनिकेट करना, ओरल मतलब बोलना। मैं गेस्ट लेक्चर दे रहा हूं, मैं गेस्ट लेक्चर अटेंड कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें किस में आती है, ओरल में। ठीक है, अब देखो मेरी बात, इस कम्युनिकेशन को काफी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मान लो मेरे को कोई 50,000 के क्राउड के स्टेज में, जो क्राउड का जो 50,000 का क्राउड होगा उसके स्टेज पर ले जाए और बोले कि अपने बारे में बताऊं, तो मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगा, मैं बहुत डर जाऊंगा, एंजाइटी होएगी मेरे को। पर अगर वहीं पर ही एक जना हो तो मैं बहुत ढंग से ओरली कम्युनिकेट कर पाऊंगा। एक तो 50,000, इमेजिन करो 50,000 कितना बड़ा हुआ, और एक जना है सिर्फ, तो मैं उस एक जने को अपनी बात ढंग से कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो ओरल को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। दूसरा, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच टू द इंफॉर्मेशन। यार वो इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है उतना उसको वेटेज देके बताऊंगा। अगर कोई अच्छी चीज होगी तो उछलते कूदते बताऊंगा, कोई बुरी चीज होगी तो मैं उसको अलग तरीके से बताऊंगा। अगर जैसे फियर ऑफ बॉस, फियर ऑफ टीचर, मतलब यार अगर मैं क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मान लो टीचर ने कहा कि आओ क्लास में प्रेजेंटेशन दो, तो एक बार तो मैं बहुत घबरा जाऊंगा, तो क्योंकि मेरे को फियर है टीचर से और मेरे को डर लगता है। ठीक है, फियर ऑफ स्टेटस हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टेटस बोले तो यार मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, मैं ऐसी चीजें अगर अपने मुंह से निकालूंगा और वो चीज वायरल हो जाएगी तो फिर मेरी तो कुर्सी गई। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। यार बहुत ही जनरल चीज है, देखो ओरल में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, साइज ऑफ द ऑडियंस, डिग्री ऑफ द सिग्निफिकेंस, इन सारी चीजों से ओरल कम्युनिकेशन इफेक्ट करती है। अब इसके एडवांटेज देखो, इसमें टाइम बचता है, जो चीज बोलनी है बोल दो। मनी बचता है, उसमें मनी लग रहा था इसमें मनी बच रहा है। ठीक है,
अब अगर मैं किसी से ओरली कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं उससे फीडबैक तुरंत ले सकता हूं। जैसे उस वाले में था ना, रिटर्न वाले में मेरे को फीडबैक के लिए काफी देर तक रुकना पड़ता था, उसके रिप्लाई का वेट करना पड़ता था। इसमें कोई रिप्लाई का वेट नहीं करना। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। मैं उससे फीडबैक ले सकता हूं इंस्टेंटली और मैं उससे चीजों को क्लैरिफाई कर सकता हूं। ठीक है, आगे चलो। मैनेजमेंट के अंदर, कंपनीज के अंदर ये इफेक्टिव टूल है कि भाई कोई अगर बॉस, कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, एक तो उसको लेटर लिख के दो, एक उसको अपने कैबिन में बुला के डांटो। तो इफेक्टिव कौन हुआ भाई? बॉस की अगर डांट खाओगे तो इफेक्टिव तो वही टूल हुआ ना, तो ये इफेक्टिव टूल है। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर मान लो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मान लो अपने CSGO फैमिली के अंदर 500 लोग हैं। अगर मेरे को तुम्हें टॉपिक समझाना है, मैं एक एक को व्हाट्सएप पे समझाऊं तो ये क्या कोई चीज हुई क्या? जब रिटर्न में मजा आ रहा है कि मैं तुम्हें रिटर्न में नोट्स दे दूं, बस हो गया काम। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है जब ग्रुप्स होते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का क्या एक और एडवांटेज है, अगर ग्रुप्स में चीजों को समझानी है तो एक ही बार में सबको बोल दो जिससे कि सब लोग सुन ले, और ये इफेक्टिव होती है। और आप लोग मेरे से डाउट भी पूछ लेते हो इसमें। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे चलो। ये इसके अंदर हमारा टोन और ये सब चीज यूज होती है। देखो रिटर्न में हमें टोन पता नहीं लग रही, कोई फेशियल एक्सप्रेशन पता नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि हमारा मतलब सिर्फ अपन लेटर लिख रहे हैं। ओरल में हमारी ट्यून ऊपर हुई, ट्यून नीचे हुई, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। अगर मैं ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरी टोन अलग होगी, अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरी टोन अलग होगी, अगर मैं गुस्सा हूं तो मेरी टोन अलग होगी। इन सारी चीजों से कम्युनिकेशन इफेक्ट करती है। और देखो एक और चीज, अब देखो पहले तो रिटर्न का टाइम था। रिटर्न में अगर मैंने कोई लेटर लिख दिया और लेटर में गलती कर दी तो मैं उसको वापस नहीं ले पाता था। अगर मैं ओरल कम्युनिकेशन की बात करूं, ओ अच्छा गलत बोल दिया, सॉरी, अच्छा आर्टिकल 13 होता है कि सॉरी, तो मतलब सॉरी चीज से मैं अपने वर्ड्स भी वापस ले रहा हूं। सॉरी बोलने के बाद मैं अपने मुंह से निकले हुए वर्ड्स को वापस ले रहा हूं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। किसका एडवांटेज है? ये ओरल का एडवांटेज है। रिटर्न कम्युनिकेशन आ गया, ओरल कम्युनिकेशन आ गया। अब इसके डिसएडवांटेज सुनो। डिसएडवांटेज क्या है इसके? स्पॉन्टेनियस मैसेजेस आर टू बी कन्वेड। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अगर आपने मेरे से कुछ डाउट पूछा, मेरे को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देना होगा, मतलब क्वेश्चंस के आंसर तुरंत हो गए। उसके अंदर इससे पहले जो अपन ने रिटर्न पढ़ा था उसमें तो हमारे पास इनफ टाइम होता था चीजों को प्लान करने का। इसमें टाइम नहीं है, इसमें स्पॉन्टेनियस चीजों को बताना है। इसका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं है। रिटर्न का तो लीगल रिकॉर्ड होता था, इसका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं है। और इसके अंदर आपको सुनना पड़ता है। ओरल के अंदर आपको सुनना पड़ता है। अगर आप मेरे लेक्चर नहीं सुनोगे, मान लो चला के भी बैठ गए, तो इस कम्युनिकेशन में जो कि ओरल हो रही है, रिटर्न में तो आपको सिर्फ पढ़ना है। ओरल कम्युनिकेशन में आपको कॉन्सेप्ट सुनने पड़ते हैं। अगर सुनोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है? सुनना भी पड़ता है। लिसनिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट सो एज टू आंसर इट एंड रिमेंबर द इंफॉर्मेशन प्रिसाइसली। तो ये सारे डिसएडवांटेज हो गए। एक बार दोबारा देख लो। अपन ने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के 2 होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अपने ये 4 हो गए। रिटर्न मतलब लिख के चीजों को देना, ओरल मतलब ओरली बताना। ये दोनों अपन ने कर लिए। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिटर्न के एडवांटेज क्या होते हैं, रिटर्न के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ओरल के एडवांटेज क्या होते हैं, ओरल के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो मेरी बात, विजुअल क्या होता है? विजुअल मतलब मैं आपको ग्राफ से, टेबल से, चार्ट से, स्लाइड से, पिक्चर से, इन चीजों से अगर मैं आपको कोई कम्युनिकेशन दूंगा, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे मैं स्टिल हो गया, समझ रहे हो? ये क्या चीज है? विजुअल कम्युनिकेशन है। आपको चीजों को देखकर ही समझना पड़ेगा। आपको इंटरेक्टिव चीजों को, कोई पिक्चर को, कोई एनिमेशन को विदाउट साउंड आपको देखकर समझना पड़ेगा। इसे कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव बहुत होती है यार। आजकल जनरेशन ही ऐसी है कि अगर कोई चीज तुम उसको
इमेजिन करके उसको सच में दिखाओगे, चार्ट्स के थ्रू दिखाओगे, तो वो चीज माइंड में स्टोर हो जाती है, वो चीज माइंड में लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है, चीजों का एनिमेशन बनाना, चीजों को पावर पॉइंट में बनाना, चीजों का चार्ट कंपाइल करना, इन सारी चीज में कॉस्ट तो लगती ही है। ठीक है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये अभी अब ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो अपन अभी कर रहे हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो मतलब बोल भी रहे हैं और विजुअल मतलब नोट्स भी दिखा रहा हूं, डायग्राम्स भी दिखा रहा हूं। अभी मॉड्यूल में डायग्राम्स दिखाऊंगा, उसे क्या बोलते हैं? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अपन मूवी देख रहे हैं तो अपन मूवी की पिक्चर तो देख रहे हैं, साइड में साउंड भी आ रही है, तो इसके अंदर अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें तो सिर्फ देख सकते हैं, इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और ये मोस्ट इफेक्टिव है। इसके अंदर चीजें बहुत जल्दी रिमेंबर हो जाती है। कोई मूवी देख ली तो 10 साल तक लोग भूलते नहीं हो उस मूवी को। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये भी एक्सपेंसिव होती है, ये भी एक्सपेंसिव होती है। तो हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक बार और देख लो क्या करा। वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न मतलब ईमेल हो गया। ओरल कम्युनिकेशन मतलब प्रेजेंटेशन हो गई। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब चार्ट्स और से मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। और ऑडियो विजुअल हो गया जैसे करेंटली अपन अभी कर रहे हैं, ऑडियो भी दिखा रहा हूं और मैं साउंड भी दे रहा हूं, तो ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। ये अपना वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोले तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ये सारी चीजें कि अपन आई कॉन्टैक्ट से इशारा कर रहे हैं, हम उसको अपनी जेस्चर से चीजों को कन्वे कर रहे हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। तो अपन ने ये कर लिया। अब देखो मेरी बात, इन चीजों को चॉइस कैसे करना है, हमें किस टाइम पे कौन सी कम्युनिकेशन यूज करनी है, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा, ये कैसे चूज करना है, हमें क्या चीज कब यूज करनी है, ये हमें कैसे पता लगेगा, ये सारी चीजें भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है सर? देखो, एक कंपनी में, एक बिजनेस में उसका साइज कितना है, इस फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक कंपनी का कितना बड़ा साइज है। मान लो अगर बहुत 5,000 10,000 एम्प्लॉय है, तो मैं सबको लेटर लिख, मैं सबको फोन करके नहीं बोल सकता, मैं सीधा नोटिस बोर्ड पे जाके लगा दूंगा, इसे अपन कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। कि वर्बल नहीं, सॉरी, इसे अपन कहते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है? ये साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। मैं सबको फोन करके बोलूंगा क्या? मैं सबको टेलीफोन करके बोलूंगा। 50,000 एम्प्लॉय है, 5,000 एम्प्लॉय है, 10,000 एम्प्लॉय है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सीधा नोटिस बोर्ड पे चिपका दूंगा, जिसको देखना है जाके देख लो। इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? अपन रिटर्न कर रहे हैं, अपन रिटर्न कम्युनिकेशन को प्रेफर कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? इन पे डिपेंड करती है, कॉस्ट पे डिपेंड करती है। मान लो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये ग्राफ बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, तो मैं क्या करूंगा? मैं पेन पेपर लिख के करूंगा। तो कॉस्ट पे हमारी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मैसेज पे करती है कि मैसेज अर्जेंट है या नहीं है। मान लो अगर मैसेज अर्जेंट हुआ तो मैं तो फिर जल्दी से जो कर सकता हूँ, जो चीज पॉसिबल होगी वो करूंगा, क्योंकि ये मैसेज बहुत अर्जेंट है। तो अर्जेंसी ऑफ मैसेज पर कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। मान लो मेरे बगल में ही है वो जिसको मेरे को कुछ कम्युनिकेट करना है, तो मैं क्या उससे वीडियो कॉल करूंगा? अरे भाई, वो मेरे बगल में, मैं तुरंत उससे बात कर लूंगा। रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है, मेरे पास क्या रिसोर्स है, मेरे पास इंटरनेट है या नहीं है, मेरे पास इंटरनेट की अच्छी एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है वीडियो कॉल करने के लिए। तो ये सारी चीजें अपना ये हो गया। दोबारा देखो, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, वर्बल हो गए, नॉन वर्बल हो गए। वर्बल में 4 है, रिटन, ओरल, वर्चुअल, ये विजुअल और ऑडियो विजुअल। और नॉन वर्बल सिर्फ जेस्चर्स को बोलते हैं। रिटन हो गया, रिटन के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद ओरल हो गया, ओरल के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। चीजों को याद करोगे तब जाके उनका काम होएगा। हमें सिर्फ टर्म्स को ध्यान रखना है। अगर विजुअल आ गई तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, विजुअल में साउंड नहीं होती, इसमें सिर्फ ग्राफ्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती है। ऑडियो विजुअल का एग्जांपल क्या है? अपना मूवी। हम मूवी देखते भी और मूवी को सुनते भी है, और वो मूवी हमें 10 साल तक याद रहती है। 10 साल फिक्स्ड पीरियड नहीं है, एज अ रेफरेंस एग्जाम्पल बता रहा हूं। पर ये सारी चीजें एक्सपेंसिव होती है। अब हमें कैसे पता लगेगा हमें कौन सा कम्युनिकेशन करना है? तो उसके लिए हमें ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ये सारे फैक्टर्स उस चीज को इफेक्ट करते हैं। तो अपन ने ये भी कर लिया। इसको मॉड्यूल से देख लो। देखो मॉड्यूल में अब ये क्या ग्राफ है, अगर मैं कुछ बोलूंगा नहीं और सिर्फ
ऐसे ऐसे करूंगा। तो ये सारा विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। ये देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन चारों से कनेक्टेड है। तो ऐसा मत बोलना सर इसका तो ये दोनों है, ढंग से देखो इनका लाइन का पार्टीशन। तो अपन ने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कर लिया, नॉन वर्बल कर लिया, रिटर्न कर लिया, और ओरल कर लिया, विजुअल कर लिया, ऑडियो विजुअल कर लिया। अब ये सारी चीजों को एक एक करके रिटर्न को एक्सप्लेन कर रखा है। रिटर्न में क्या आते हैं, मेमो आते हैं, रिपोर्ट्स आती है, सर्कुलर्स आती है, ये सारी चीजें आती है, सब देख लेना। ठीक है, ये सब एडवांटेज हो गए, एडवांटेज कर लिया, डिसएडवांटेज हो गया। ये सारा थ्योरी है, मेल आती है, ये सब चीजें थोड़ी आती है पेपर में। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये सारी होती है मीटिंग, प्रेजेंटेशन, डिक्टेशन, कन्वर्सेशन, रेडियो। ये सारा किसका एग्जाम्पल है, ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ओरल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है अपन ने सब देख ली। थ्योरी को इग्नोर मारा, थ्योरी इतनी काम की नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब आपको बता दिया और उनके नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। एक बार पढ़ लेना खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, ये सब चीजें कर ली। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ये अपन ने कर लिया। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, स्लाइड्स, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें विजुअल में आती है। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। ऑडियो विजुअल क्या होती है, ऑडियो विजुअल सिनेमा, टेलीविजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ऑडियो विजुअल, जिसमें मैं आपको दिखा भी रहा हूं और मैं आपको बता भी रहा हूं। और नॉन वर्बल क्या है, नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन आ गए, जेस्चर आ गए, मूवमेंट्स आ गए, आई कॉन्टैक्ट आ गई और नॉडिंग द हेड आ गया। ये सारी चीजें किसमें आ गई, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आ गई। आगे चले, ये चॉइस मैंने आपको बता दी कि चुनते कैसे है कम्युनिकेशन, कि कौन सी करनी है, हमें कैसे पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा, या आपकी ये फैक्टर्स बताएंगे कि आपकी पॉलिसी कैसी है, आपका कॉस्ट फैक्टर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, मैसेज का डिस्टेंस कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। ये सारी चीजें अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अब आगे क्या है, मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, किन के थ्रू हम डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी अपन देख लेते हैं। मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ये देखो ये रहा मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो, आप लेटर लिखते हो, लेटर तो नहीं लिखते सर, हम तो मेल कर देते हैं। आईसीएसआई हमें मेल करके कम्युनिकेशन करता है, मेल की बात हो गई। हमें इंस्टेंट मैसेजिंग, आईएम का फुल फॉर्म ध्यान रखना, आईएम बोले तो इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गई, जिसमें हम लोगों को ये पता रहता है कि कौन ऑनलाइन है, कौन चैट करने के लिए अवेलेबल है, जिसमें रिस्पॉन्स क्विकली उसके पास जाता है, 10 दिन का टाइम नहीं लगाता जैसे लेटर में लगाता है। तो ये सारी क्या चीजें, इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब व्हाट्सएप। डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करते हो आप लोग, हम तो सर ईमेल से करते हैं, हम व्हाट्सएप से करते हैं, हम मोबाइल फोन के थ्रू एसएमएस से करते हैं। एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। देखो यही क्वेश्चन आएगी सीआईसीटी में जो मॉड्यूल में गिवन है। आईएम का फुल फॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग, एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। हम स्काइप से डिजिटल कम्युनिकेशन करते थे, आजकल तो स्काइप थोड़ा आउटडेटेड हो गया, पर फिर भी ऑफिस में स्काइप ही यूज होता है। स्काइप से अपन करते हैं, स्काइप वीडियो कॉल करने की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, हम डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हम ब्लॉग से करते हैं। ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है, वेबलॉग होता है। वेबलॉग को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने विचार किसी दूसरे को देना, अपनी बातें किसी दूसरे तक पहुंचाना। ईमेल से पहुंचाते हैं, आईसीएसआई ने हमें ईमेल करके बताया कि हमारे मॉक टेस्ट रिलीज हो गए। आईसीएसआई ने अपनी बात हमें बताई, किससे बताई, ईमेल से बताई। व्हाट्सएप पर मैं आपको नोटिफिकेशन देता हूं कि हमारी वीडियो रिलीज हो गई, तो मैंने आपको क्या करा, अपनी बात को कम्युनिकेट करा। किसके थ्रू करा, व्हाट्सएप के थ्रू करा। मैं अगर आपको पहले के टाइम में होता, 20 साल पहले, तो मैं आपको हो सकता है एसएमएस से कम्युनिकेट करता कि यार वीडियो हैज बीन अपलोडेड, प्लीज वॉच इट। ठीक है, सीधा नोट्स रेफर मत करना, वीडियो देख लेना, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। ये सारी चीजें किससे रेफर करते हैं, अगर मैं 20 साल पहले होता तो मोबाइल फोन से रेफर करता। स्काइप पे मैं, अब तो देखो जूम हो रहे आ गई, उनकी बात अपन करते हैं। अभी स्काइप पे, स्काइप भी किसके लिए, वीडियो कॉल के लिए, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, चाहे वो दूसरे कंट्री में रहता हो या जो तुम्हारे घर के पास रहता हो, तुम्हारे घर का नेबर हो।
तो ये सारी चीजें स्काइप हो गई। व्लॉग, मैं किसी चीज का व्लॉग लिख रहा हूँ, ब्लॉग लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को उस टॉपिक पे बात अपनी पब्लिक को बतानी है, मेरे फ्रेंड्स को बतानी है, तो मैं ब्लॉग लिखता हूँ। ब्लॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? वेबलॉग होता है। वेबलॉग को अपन क्या बोलते हैं? अपन ब्लॉग बोल देते हैं, ठीक है। किसी एक टॉपिक पर अपनी बात लिखना, कोई भी जाकर मेरी वेबसाइट पर मेरा ब्लॉग एक्सेस कर सकता है और उसमें अपने कमेंट्स कर सकता है कि उसको अच्छा लगा या नहीं लगा। ये ब्लॉग का फीचर्स हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गई आजकल, जूम आ गया, कितनी सारी एप्लीकेशन है वीडियो कॉल के लिए। तो ये सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपन कर सकते हैं। 7th वाला अभी रुक जाओ, 8th वाला देखो, फोरम्स हो गए, कितने ज्यादा डिस्कशन ग्रुप हो गए। मैंने डिस्कशन ग्रुप बनाया किसके लिए? जिससे कि आप लोग उसमें काम की चीजों को कम्युनिकेशन कर सको। डिस्कशन ग्रुप, फोरम मतलब आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जिससे कि आप अपने डाउट्स सब बच्चों के साथ क्लियर कर सको। न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर रोज मेरे घर पे डाल के क्यों जाता है? जिससे कि मेरे को पता रहे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर के थ्रू मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, जो उसका एडिटर है उसकी बातों को सुन रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। और अब एक लास्ट चीज है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का फुल फॉर्म ध्यान रखना। पहले के टाइम में एक मोबाइल जैसे, आजकल तो मोबाइल हो गए तो मोबाइल में हर चीज आ गई। पहले के टाइम में एक लैपटॉप जैसे, कंप्यूटर जैसे छोटे छोटे डिवाइस आते थे जिससे कि अपन मेल भेज सकते थे, मैसेज भेज सकते थे, वो सारी चीजें कर सकते थे। उनको बोलते थे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हैंड हेल्ड मतलब एक ऐसी कंप्यूटर जो अपन हाथ में पकड़ सकते हैं, वैसा एक प्लेटफॉर्म था, वैसा एक डिवाइस था जिससे कि अपन मैसेज और भेज सकते थे। उसको अपन बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब देखो मेरी बात, अपन ने क्या करा? मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हम मेल से करते हैं सर, हम व्हाट्सएप से करते हैं, हम मोबाइल फोन से करते हैं, हम एसएमएस से करते हैं, हम जूम से करते हैं, हम स्काइप से करते हैं, हम कोई ब्लॉग लिखकर करते हैं, हम सर फोरम्स ज्वाइन करते हैं, हम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करते हैं, हम सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स पहले के जमाने में होते तो शायद इसको यूज करके अपना कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो अपन ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन कर लिया। देखो फर्क समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इससे पहले था कि वो टाइप्स कौन सी कम्युनिकेशन की, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये तो हमारा टाइप्स था। अभी हम कर रहे हैं मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन बोले तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो सकती है? वाया बोले तो किसके थ्रू हो सकती है? वाया व्हाट्सएप, वाया जूम। तो ये सारी चीजें। और इससे पहले अपन ने अभी क्या करा था? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बोले तो आप रिटर्न कर रहे हो या ओरल कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो या ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है? रिटर्न, ओरल और दो और होते हैं, विजुअल और ऑडियो विजुअल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सबसे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करा। ये तो टाइप्स होती है भाई, एक्सटर्नल होती है और इंटरनल होती है। इंटरनल बोले तो कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल बोले तो कंपनी के बाहर की कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल होती है और अपनी नॉन वर्बल होती है। रिटर्न बोले तो लिख के देना, ओरल मतलब मुंह से बोलना, ऑडियो विजुअल, विजुअल मतलब सिर्फ प्रेजेंट करना चीजों को, ऑडियो विजुअल मतलब मूवी, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोले तो चीजों का जेस्चर से प्रेजेंट करना। मीडियम क्या हुआ? वाया व्हाट्सएप, वाया जूम, वाया पीडीए, पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वाया आईएम, आईएम का फुल फॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग, और एक और फुल फॉर्म था एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। तो ये सारी चीजें, इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना। अपन ने ये 3 कॉन्सेप्ट और देख लिए, आगे भी देख लेते हैं। अब देखें तो इस चैप्टर को कंप्लीट करके आज जाएंगे, ठीक है ना। देखो ये अपन ने ईमेल के बारे में कर लिया, ठीक है, ईमेल के बारे में कर लिया। अपन ने इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में कर लिया, हमने पीडीए के, मोबाइल फोन के बारे में कर लिया, हमने पीडीए के बारे में कर लिया, हमने फोरम्स और न्यूज़पेपर के बारे में कर लिया, हमने ब्लॉग्स या वेबलॉग के बारे में कर लिया, हमने स्काइप के बारे में कर लिया, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कर लिया, और इसके बाद ये चार्ट बना रखा। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क, नेक्स्ट टॉपिक, बस खत्म होने वाला है। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा इसमें, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये देखो
मीडियम्स ऑफ डिजिटल, ये वाला तो अपन ने कर लिया। ये रहा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे वो था ना कि कम्युनिकेशन फ्लो कहाँ से करती है, अपवर्ड करती है, डाउनवर्ड करती है, वैसे ही बिजनेस के अंदर टाइप्स दे रखे हैं कि आप कम्युनिकेशन किस किस टाइप से कर सकते हो। इसको भी अपन देख लेते हैं एक बार। आगे देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखो 4 तरीके के, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा करने में। सबसे पहला क्या है, वर्टिकल नेटवर्क। फिर क्या है, सर्किट नेटवर्क। फिर क्या है, व्हील नेटवर्क। फिर क्या है, चेन नेटवर्क। फिर क्या है, स्टार नेटवर्क। अब देखो मेरी बात, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सुनना मेरी बात सुनना। कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर पहला है वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क वही होता है कि चीजें ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है। जैसे डाउनवर्ड में तो सिर्फ नीचे फ्लो होती है और अपवर्ड में तो सिर्फ ऊपर फ्लो होती है। वर्टिकल नेटवर्क में नीचे भी फ्लो होती है, ऊपर भी फ्लो होती है। मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बॉस तो एम्प्लॉयज को बोल ही रहा है और साथ में एम्प्लॉयज भी बॉस को टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं। मतलब ये जो बॉस और एम्प्लॉय की जगह है ना, ये फिक्स है। मतलब इस कम्युनिकेशन में एक तो होता है हमारा बॉस, मतलब जो हायर अथॉरिटी है, और एक होती है लोअर अथॉरिटी। वर्टिकल नेटवर्क में 2 लोगों का होना कंपलसरी है, एक है बॉस, एक है एम्प्लॉय। और ये दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों को एक्सचेंज करते हैं, ये बोलता है कि ये काम हो जाना चाहिए, बोलता है सर मैं काम कर दूंगा, इन सारी चीज को बोलते हैं वर्टिकल नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क क्या होता है, सर्किट नेटवर्क भी वही होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो सुपरवाइजर है उसने कोई कमांड दिया और उसने कोई, देखो इससे कमांड दिया और उसने कमांड को यस करके भेज दिया, ये प्रोसेस चल रहा है। इसमें एक ऊपर और एक नीचे होना जरूरी है। सर्किट नेटवर्क में क्या हो रहा है, ए ने बी को कमांड दिया, बी ने ए सेंड मैसेज टू बी, और बी ने क्या करा, आफ्टर रिसीविंग दैट मैसेज बी कम्युनिकेट्स द फीडबैक टू ए। मतलब उसने यस एक्सेप्टेंस भेज दी। फीडबैक क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। फीडबैक बोले तो आप मेरे को आज के लेक्चर का फीडबैक दो, मैं ग्रुप में लिखता हूं ना, आप मेरे को आज के लेक्चर का फीडबैक दो। मतलब मैंने आपको अपना लेक्चर सुनाया, आप मेरे को डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं है तो बताओ सर सब कुछ समझ में आ गया, इसे कहते हैं फीडबैक। तो वर्टिकल नेटवर्क में और इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें एक बॉस होना जरूरी है, और बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, एक बिजनेस में बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो बातें होती है, जिस चैनल के थ्रू होती हैं, उससे कहते हैं वर्टिकल नेटवर्क। और इसमें बॉस होना जरूरी नहीं है, मैंने आपको दिया, आपने किसी और अपने फ्रेंड को दिया। सर्किट नेटवर्क में बॉस होना जरूरी नहीं है, और वर्टिकल नेटवर्क में एक हायर अथॉरिटी और एक लोअर अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू वर्टिकल नेटवर्क बट ए एंड बी आर नॉट नेसेसरी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का कंसेप्ट है। सुपीरियर मतलब वो उससे अथॉरिटी में हायर है, और सबऑर्डिनेट मतलब वो उसके अंडर काम कर रहा है, वो उसका एम्प्लॉय है। समझ रहे हो, ये दोनों चीजों में क्या हो रहा है, ए बी को कुछ मैसेज भेज रहा है, बी उसका एक्सेप्टेंस दे रहा है, बी बोल रहा है यस सर ये काम हो जाएगा। ए बी से कुछ ओपिनियन मांग रहा है, बी उस ओपिनियन को ए को दे रहा है। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें क्या है, एक बॉस और एम्प्लॉय होना चाहिए। इसके अंदर 2 सेम स्टेटस के भी हो सकते हैं या फिर 2 नॉर्मल भी हो सकते हैं। कोई एम्प्लॉय का जरूरी कंपल्सन नहीं है, मतलब एम्प्लॉय का वो जरूरी नहीं है इस कम्युनिकेशन में। ये हो गया व्हील नेटवर्क क्या होता है, कमांड इज रिसीव्ड फ्रॉम सिंगल अथॉरिटी एंड इट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल अथॉरिटी है, ये बॉस है, और बॉस के पास कितने एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय है। ये 5 को कमांड देगा, इंडिविजुअली कमांड दे रहा है। मतलब बॉस ने सारी पावर अपने हाथों में रख रखी है, एकदम सेंटर की जगह सेंटराइज्ड अथॉरिटी है। सारा कमांड पर्सनली सबको दे रहा है और पर्सनली सबसे फीडबैक ले रहा है। इसको कमांड दिया, इससे फीडबैक लिया, इसको कमांड दिया, इससे फीडबैक लिया। ये हो गया हमारा व्हील नेटवर्क। चेन नेटवर्क बोले तो चेन बना रहा है, ये बॉस है, बॉस ने अपने मैनेजर को कमांड दिया, मैनेजर के नीचे जो काम कर रहा है उसको क्या बोले अपन, उसको बोले कोई एम्प्लॉय। मैनेजर ने एम्प्लॉय को कमांड दिया और एम्प्लॉय ने अपने इंटर्न को कमांड दिया। इसको ऐसे समझ रहे हो मेरी बात। चेन नेटवर्क बोले तो बॉस डायरेक्टली इंटर्न को कमांड
नहीं देगा। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, बॉस डायरेक्टली हर एक को, ये इंटर्न है इसको भी कमांड दे रहा है, ये एम्प्लॉय है इसको भी कमांड दे रहा है, ये चार्टेड अकाउंट है, सीएस है सीए इसको भी कमांड दे रहा है, ये सर्वेंट है इसको भी कमांड दे रहा है, सब लोगों को इंडिविजुअली कमांड दे रहा है। चेन नेटवर्क में बॉस ने क्या बोला, मैनेजर इधर आ और अपने एम्प्लॉय से काम मेरे को आज की डेट में चाहिए। बॉस ने कमांड किसको दिया, मैनेजर को, मैनेजर ने किसको दिया, एम्प्लॉय को की है एम्प्लॉय मेरे को आज की डेट में काम चाहिए। एम्प्लॉय ने क्या बोला, इंटर्न ये वाला काम में मेरी मदद कर। इंटर्न बोले तो इंटर्नशिप कर रहा होता है ना कोई बंदा किसी कंपनी में, तो इंटर्न को काम बहुत दे देते हैं ये लोग, अपना काम भी इंटर्न से करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, चेन नेटवर्क हो गया। स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क देखो, स्टार नेटवर्क बहुत फ्रेंडली नेटवर्क है। ये जो ए बॉस है ना, ये देखो ये इससे कमांड ले रहा है, इसको कमांड दे रहा है, ये इन दोनों के बीच में भी है, ठीक है। ये जो डी है देखो, डी का ए के साथ भी है, डी ए से भी कमांड ले रहा है, कमांड दे रहा है, डी का सी के साथ भी है, कमांड दे रहा है, कमांड ले रहा है, ए का सी के साथ भी है, ठीक है। सी का ये जो सी है, सी का बी के साथ भी है, सी का मतलब सबका एक दूसरे के साथ है। बी का ए के साथ भी है, बी का डी के साथ भी है, बी का सी के साथ भी है, डी का ए के साथ भी है, डी का बी के साथ भी है, डी का सी के साथ भी है, सी का ए के साथ भी है, सी का डी के साइड भी है, सी का बी के साइड भी है। मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विदाउट hesitation, without hesitation all the members in the company, all the members in the organization, they exchange talks with each other। इसे कहते हैं अपन स्टार नेटवर्क, स्टार बन रहा है एक तरीके से। तो आप समझो हमने अभी तक क्या करा, वो सारा पार्ट 1 अपन ने कर लिया, फिर अपन ने एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेशन करा, उसके बाद हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन करा, उसके बाद हमने मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन करा, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इट्स नेटवर्क करा, टाइप्स ऑफ इट्स नेटवर्क करा, जिसमें हमने 4 तरीके के करे, 4 नहीं सॉरी 5 तरीके के करे। कौन से, वर्टिकल क्या होता है सब बताओ, सब बताओ। देखो मेरे साथ साथ बोलो, मैं इतनी जोर से इतनी ढंग से क्यों बोल रहा हूं कि जिससे कि आप लोग मेरे साथ रिवाइज करो। क्या होता है जल्दी बताओ, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। सर्किट क्या होता है, किसी भी 2 लोगों के बीच में। व्हील क्या होता है, जिसमें एक जना डिक्टेटर होता है, एक जना बॉस होता है और सबको इंडिविजुअली कमांड देता है। चेन क्या होता है, एक प्रॉपर हायरार्की होती है सिस्टम में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कमांड का। और उसके बाद स्टार क्या होता है, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं अपन स्टार नेटवर्क। हमने ये वाला भी कर लिया। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, वर्टिकल बॉस वाला, सर्किट कोई भी 2 लोग, चेन नेटवर्क एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी, व्हील नेटवर्क सोचो, व्हील नेटवर्क में क्या था, सॉरी चेन नेटवर्क में होता है हायरार्की वाला, प्रॉपर हायरार्की फ्लो कर रही है, ये प्रॉपर हायरार्की फ्लो कर रही है कमांड की। व्हील नेटवर्क क्या होता है, व्हील नेटवर्क होता है हमारा एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वाला। और स्टार नेटवर्क क्या होता है, जिसमें सब लोग एक दूसरे से फ्रेंडली मैनर में बात कर रहे हैं। देखो वर्टिकल नेटवर्क क्या है, सुपीरियर, ये मैंने बता दिया। सर्किल नेटवर्क मैंने बता दिया, चेन नेटवर्क बता दिया, व्हील नेटवर्क बता दिया। सारा मॉड्यूल के हिसाब से कर रहा हूं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। देखो एक का इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सबके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, इसे कहते हैं स्टार नेटवर्क। अब देखो कम्युनिकेशन हो तो रहा है, उसके भी कई बैरियर्स है। मैं आपसे बात तो कर रहा हूं पर उसके कभी कभार बैरियर्स है कि आपको मेरी बात क्यों नहीं सुनाई देती। बाहर कोई सब्जी वाला आ गया, बाहर कोई किसी घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उससे आवाज आ गई, बाहर कोई नॉइज क्रिएट हो गई, अनवांटेड डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और डील कर ले, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने ये वाला चैप्टर भी, सबसे बड़ा चैप्टर, एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। ये तो हिस्ट्री है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में करा दो ना यार अपने CSGO का नाम, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन करते हैं अब अपन। अब देखो बैरियर्स कर लेते हैं कि रुकावटें कम्युनिकेशन में क्या आती है। रुकावटों का पहले रीजन कर लेते हैं अपन कि ये रुकावटें आती क्यों हैं, ठीक है। बैरियर्स के अंदर रुकावटें, रीजन कर लेते हैं कि रुकावटें आती क्यों है। क्या होता है कि देखो लैक ऑफ प्लानिंग होती है। अगर मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को अपना लेक्चर को कैसे प्रोसीड करना है, मेरे को लेक्चर को कैसे डिलीवर करना है, तो आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ पाओगे। और कम्युनिकेशन तो सारा मतलब इस पे ही डिपेंड करता है ना कि मैंने कुछ बोला और आपने सुना और आपने फीडबैक दिया। तो अगर मेरी लैक ऑफ प्लानिंग है तो मैं अपनी बातें आपको बता ही नहीं पाऊंगा।
तो ये अपना लैक ऑफ प्लानिंग वाला पॉइंट हो गया, लैक ऑफ ट्रस्ट वाला पॉइंट हो गया। अगर मान लो आपने और मेरे में अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आपको मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा कि सर तो ऐसे ही बोलते हैं, सर तो मॉड्यूल से पढ़ाते ही नहीं है। तो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए मॉड्यूल को दिखाना जरूरी है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट का जहां पर इश्यू होगा वहां कम्युनिकेशन ढंग से नहीं होएगा। आगे चलो, थर्ड पॉइंट क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग। कभी कभार किसी चीजों का इम्प्लाइड मीनिंग होता है और अगर वो चीजें आप नहीं समझ पाओगे तो हमारा कम्युनिकेशन के अंदर दिक्कत आएगी। इम्प्लाइड मीनिंग बोले तो मैंने कभी कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज करी या कोई कॉमन फ्रेज यूज करा पर आप लोग उससे अवेयर नहीं थे और अवेयर नहीं होने के कारण आपको वो चीज समझ में नहीं आई। अगर समझ में नहीं आई तो कम्युनिकेशन अपनी नहीं हुई। तो ये इम्प्लाइड मीनिंग वाली चीज हो गई। आगे चलो, एम्बिग्यूटी। कभी कभार मेरी बोली हुई चीज का आप लोग गलत मतलब निकाल लो, एम्बिग्यूटी हो गई। तो ये किसके, मैंने कुछ बोला कि आपको अपना वाइवा या अपना क्विज है ना अगले सैटरडे होगा, मतलब मैंने आपको बोला कि अपना क्विज संडे को होगा। आपने क्या करा, मैंने ये नहीं बताया कि इस संडे को या अगले संडे को। कुछ लोग तो इस संडे को मान के बैठ गए और कुछ लोग अगले संडे को मान के बैठ गए। तो ये एम्बिग्यूटी क्यों हुई, क्योंकि मेरे मोर देन वन ही मीनिंग निकल रहे थे। दोबारा सुनो, बैरियर्स का कम्युनिकेशन में रुकावटों का कारण क्या है, मैंने ढंग से प्लानिंग नहीं करी, मेरे को लेक्चर को प्रोसीड करना नहीं आया। तो गलती किसकी, मेरी। लैक ऑफ ट्रस्ट, सुनने वाले में और सुनाने वाले में ट्रस्ट की कमी है। वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं तो वो सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। इम्प्लाइड मीनिंग, किन्हीं चीजों का इम्प्लाइड मीनिंग होता है पर वो लोग आप समझ नहीं पाए तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। किन्हीं चीजों का दो मीनिंग होता है पर आप कुछ लोग तो ये मीनिंग समझे, कुछ लोग वो मीनिंग समझे और मैं बोलना कुछ और चाह रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि संडे को टेस्ट है, अरे सर कौन सा संडे, कुछ लोग तो बोल रहे हैं इस संडे को टेस्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट संडे को टेस्ट है। तो एम्बिग्यूटी की वजह से कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाया। पासिंग जजमेंट बोले तो मैंने किसी पे गुस्सा करा, मैंने किसी स्टूडेंट को गुस्से से बोला, मैंने उस पर चिल्ला के बोला, तो वो एक तरीके से गलत चीज है। कम्युनिकेशन हमेशा ढंग से होनी चाहिए। तो ये बात हो गई। डिस्टॉर्शन हो गया। डिस्टॉर्शन बोले तो मैं यहाँ लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे सुन रहे हो और साइड में कोई मतलब आपका भाई आ गया, कोई बहन आ गई और उसने आपको कुछ बोला तो डिस्टॉर्शन हो गया। या मम्मी ने आपको कुछ बोला तो आप मेरा लेक्चर नहीं सुन पाए, फिर आपने दोबारा उसको बैक करके सुना, डिस्टॉर्शन। या फिर आप सुन तो रहे हो पर आपका ध्यान दिमाग में कहीं और है, मतलब रिसीवर इज बिजी और प्री ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स। सामने टीवी चल रहा है, टीवी में कोई बढ़िया मूवी आ गई तो आप वो मूवी देखने लग गए। तो ये डिस्टॉर्शन का कारण होता है, समझ रहे हो। रीजंस बोले तो लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, इम्प्लाइड मीनिंग। कई चीजों का इम्प्लाइड मीनिंग होता है पर आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। कई चीजों में एम्बिग्यूटी होती है तो वो एम्बिग्यूटी के कारण कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाता। पासिंग जजमेंट्स, अगर कोई ज्यादा एग्रेसिव होकर बात करता है, कोई आपके लिए जजमेंट पास करता है तो आप उसकी बातें नहीं सुनते या आप उसको हेट करने लग जाते हो, तो कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाता। डिस्टॉर्शन हो रहा है, आप टीवी में मूवीज देख रहे हो और साइड में यूट्यूब का लेक्चर चल रहा है, तो ये सारे डिस्टॉर्शन की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। दो और है देखो, फॉल्स अजम्पशन और प्रॉब्लम ऑफ सिमैटिक डिस्टॉर्शन। ये सिमैटिक डिस्टॉर्शन एक नया वर्ड है तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है, बाकी सारे तो आप लोगों ने सुन रखे हैं। सिमैटिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, मिस इंटरप्रेट करना चीजों को। वही हो गया एक तरीके से कि ये संडे वाला एग्जाम्पल था ना हमारा कि एम्बिग्यूटी वाला, वैसे ही सिमैटिक डिस्टॉर्शन भी मिस इंटरप्रिटेशन है। मैंने बोला कुछ, आपने सुना कुछ और फिर मेरे को बोलना था कुछ, तो ये सारी चीजें मिस इंटरप्रिटेशन में आती है। इसकी कोई थ्योरी नहीं है जो हमको थ्योरी याद करनी है, बस हर एक कीवर्ड का एक एक लाइन याद कर लो। IM का फुल फॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग। वैसे सिमैटिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, जब रिसीवर सुनने वाला मिस इंटरप्रेट करता है चीजों को तो उसे क्या बोलते हैं, सिमैटिक डिस्टॉर्शन। फॉल्स अजम्पशन, फॉल्स अजम्पशन बोले तो मैं और मेरा भाई दो लोग हैं, मम्मी ने कहा जा दूध से जाकर कोई सामान लेकर आ, डेयरी से सामान लेकर आ, मेरे को लगा मेरा भाई गया, भाई को लगा मैं गया, तो फॉल्स अजम्पशन की वजह से हमारा कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाया। ना तो मैं गया ना वो गया, बाद में पता लगा। तो गलती किसकी हुई, गलती स्पीकर की भी हुई, अरे कौन सा भाई को जाना है ये तो बताओ, और गलती हमारी भी हुई, हमने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि भाई बोलना क्या चाह रहा है। तो एक तरीके से फॉल्स अजम्पशन में मम्मी भी अजम्पशन में रह गई, हम लोग भी अजम्पशन में रह गए, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स अजम्पशन। समझ रहे हो मेरी बात, दोबारा देखो।
बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बैरियर्स है? ये सारे बैरियर्स है, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, इम्प्लाइड मीनिंग, एम्बिग्यूटी, डिस्टॉर्शन, सिमेटिक डिस्टॉर्शन एंड अपना फॉल्स अजम्पशन। अब इन बैरियर्स को ओवरकम करने का तरीका क्या है? वेज टू ओवरकम दिस बैरियर। ऐसा हम क्या करें कि ये बैरियर्स ना आए? तो इससे पहले अपन क्या देख लेते हैं, एक बार इसमें देख लेते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में कोई नया पॉइंट तो नहीं है जो मैंने मॉड्यूल से छोड़ दिया हो और वो इंपॉर्टेंट हो। लैक ऑफ प्लानिंग कर लिया, ठीक है। फॉल्स अजम्पशन कर लिया, एक मिनट रुको, फॉल्स अजम्पशन कर लिया, एम्बिग्यूटी कर लिया, डिस्टॉर्शन कर लिया, पासिंग जजमेंट कर लिया। यार सर मॉड्यूल से करा तो रहे, इसका मतलब अपनी मर्जी से नहीं चल रहे। इम्प्लाइड मीनिंग कर लिया, लैक ऑफ ट्रस्ट कर लिया, प्रॉब्लम ऑफ सिमेटिक डिस्टॉर्शन कर लिया। लास्ट टॉपिक क्या बचा है? इन बैरियर्स को ओवरकम करने का तरीका। इतनी थ्योरी काम नहीं आएगी क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, अपना सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि इन पॉइंट्स को याद करके इन पॉइंट्स के बारे में 4-4 लाइनें लिखनी है। तो हम इन थ्योरी को पढ़े, एक बार पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट लिखे तो कॉपी में नोट कर लो, वरना जाने दो, ठीक है। वेज टू ओवरकम बैरियर के अंदर देखो मेरी बात, इन बैरियर्स को ओवरकम करने का तरीका क्या है? देखो, कम्युनिकेशन करने से पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ। मेरे को लेक्चर डिलीवर करने से पहले क्लैरिटी होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में, हर सब टॉपिक के बारे में मेरे को क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो क्लैरिटी लाओ कम्युनिकेशन करने से पहले, जैसा आप लोग चाहते हो वैसा कम्युनिकेशन करो। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग में इंटरेस्ट आएगा तभी आप लोग वीडियोस देखोगे। तो मेरे को आपके हिसाब से करना पड़ेगा। सर थोड़ा बड़ा लिखो, सर इन चीजों को आप अंडरलाइन कर दिया करो नोट्स में, जिससे कि हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने मेरे को सजेशन दिया है। सजेशन बोले तो मैं आपके रिसीवर जैसा चाह रहा है मैं वैसा कर रहा हूं। तो इसके थ्रू मैं ओवरकम कर सकता हूं जो फेलियर्स होती है कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद मेरे को मेरा लेक्चर डिलीवर करने से पहले अगर मेरे को कोई डाउट है तो मेरे को कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचो। कहीं लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो 100 बार अपने डाउट्स क्लियर कर लो। अगर डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो किसी और से कंसल्ट करो और उससे अपने डाउट्स क्लियर करो। अपनी लैंग्वेज, अपनी टोन, अपने कंटेक्स्ट का ध्यान रखो। मेरी लैंग्वेज रूड नहीं होनी चाहिए। मैं अगर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मेरी लैंग्वेज सॉफ्ट होनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। हाई टेक्निकल वर्ड्स का अगर मैं यूज करूंगा तो बच्चे समझेंगे कैसे? तो अपनी लैंग्वेज का, अपनी टोन का भी ध्यान रखना चाहिए हमें कम्युनिकेशन करते हुए। उसके बाद हमें ऐसी चीजों को बताना चाहिए जो उसके लिए हेल्पफुल हो, तभी तो वो सुनेगा। अगर ये चैप्टर मैं बोलूं अपने कोर्स में नहीं है तो आप में से कोई भी ये वीडियो कंटिन्यू करेगा, अरे अब तो कर ली, अब तो करनी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूं, चैप्टर कोर्स में एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं कि ये चैप्टर मान लो कोर्स में नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही पढ़ा दिया तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आप तो अभी बंद करके चल जाओगे। अगर इसके बाद के 10 मिनट है तो वो लोग आप देखोगे ही नहीं। तो ये बात हो गई। एंश्योर फीडबैक मतलब अगर मैं बोलता रहूंगा और आप लोगों के डाउट ही नहीं लूंगा तो फिर क्या मतलब हुआ? मेरे लेक्चर में अगर डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करो, फीडबैक लो बच्चों से। ये सारी चीजें अपना कम्युनिकेशन के बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए। मैसेज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बोले तो अगर मैं कल वाले लेक्चर में बोलूं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन याद करने के लिए उसके सारे आर्टिकल्स को रोज रिवाइज करना पड़ेगा, और आज मैं आके बोलूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन याद करना है तो एक बार पढ़ लो, रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब कल तो मैं कुछ और बोल रहा हूं और आज मैं कुछ और बोल रहा हूं, तो ये क्या बोलना चाह रहे हो सर? बच्चे बोलेंगे सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब अगर कल आपने बोला है कि चीजों को रिवाइज करके आना, रिवाइज करने से याद होगी, तो आज आप यही बोलोगे कि रिवाइज करने से ही चीजें याद होगी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में कंसिस्टेंट रहो, पलटो मत कि याद नहीं करोगे, याद करोगे। बच्चे बोलेंगे सर क्या बोलना चाह रहे हो, पहले अपने दिमाग में क्लियर करो उसके बाद हमें बताना। तो ये चीज हो गई कंसिस्टेंसी वाली। फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो गई कि यार हमें चीजों को, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। अगर मेरी और आपकी कम्युनिकेशन के बीच में कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप लोग मेरे को बताओगे कि सर ऐसा इंप्रूवमेंट करो, और मेरे को अपनी वीकनेस पर
आइडेंटिफाई करना है, उसे अपन बोलते हैं फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और एक और बात, बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर बोले तो कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए गुड लिसनर होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है? आप अपना ही बोले जा रहे हो, मैं अपना ही बोले जा रहा हूं, कभी मैंने लाइव यूट्यूब पे लेक्चर लिया, मैं अपना ही ज्ञान बांट रहा हूं और किसी आपकी बात नहीं सुन रहा, तो ये क्या कम्युनिकेशन हुई? सर अपना अपना बोल रहे हो, हमारी तो सुन लो। तो हमें गुड लिसनर, बोलने के साथ साथ हमें गुड लिसनर होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को ओवरकम कर पाएंगे, तभी हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स को ओवरकम कर पाएंगे। तो देखो हमने क्या कर लिया, हमने ये सारी चीजें कर ली। ये क्या था? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं और इनके वेज क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओवरकम करने के वेज क्या है, ये अपन ने सारे देख लिए। अगर मेरे लेक्चर में कोई डाउट हो, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछना, मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूं, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और 60-70% कोर्स अपलोड हो चुका है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके वॉच करो और नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है, उसमें मैसेज करो, लिंक से ज्वाइन करो और वहां पर ही सारे नोट्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमें कम्युनिकेशन रिसीवर के नीड्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए, हमें कंसल्ट करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, इनमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। कन्वे करना चाहिए, प्रॉपर फीडबैक करो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फॉलो अप कम्युनिकेशन होना चाहिए और बी ए गुड लिसनर होना चाहिए। अपन ने ये सब कर लिया। अब एक बार इसके पीछे के एमसीक्यूज भी देख लेते हैं कि सर आपने अभी तक जो पढ़ाया है वो आ भी रहा है, नहीं आ रहा, ये भी देख लो, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। तो ये सैंपल क्वेश्चन देखो, द कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन क्या होता है? इंटरनल, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या होता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे चलो, अगर कोई चीज स्पोकन हो या रिटर्न हो तो वो कौन से कम्युनिकेशन में आती है? वो वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ऐसे ही CSET में क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो, मॉक का एनालिसिस भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। आगे चलो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होती है, अपन साइन कर सकते हैं, अपन पैरा लैंग्वेज कर सकते हैं, अपन जेस्चर्स दे सकते हैं, पर अपन बोल नहीं सकते। ये मैंने कितनी बार बोला और यही पॉइंट आ गया। ये एक बार फोर्थ वाला छोड़ो, उसके बाद चलो ये सिमैटिक बैरियर्स वाला आ गया। मिस इंटरप्रिटेशन करना चीजों को, मिस इंटरप्रिटेशन करने को क्या बोलते हैं? सिमैटिक डिस्टॉर्शन या सिमैटिक बैरियर बोलते हैं। अब देखो मेरी बात, एक पॉइंट मेरा छूट गया था यहां से, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाह फैलाना, और ये पॉइंट अपना यहां पर छूट गया। एक बार रुको, मैं देख लूं कहां पर है। ये ग्रेप वाइन है अपना, ये रहा। ये देखो, ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ना, इसमें बाकी सारे तो इजी थे, पर ग्रेप वाइन अपन ने नहीं करा, मैं भूल गया। देखो, ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाह फैलाना, गॉसिप करना, इनफॉर्मल जो टॉक्स होती है। दो एम्प्लॉयज, दो फ्रेंड्स, एक कंपनी में दो फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, तो वो बॉस की बुराई भी करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, तो इन्हें कहते हैं अपन गॉसिप्स करना, अफवाहें फैलाना कि बॉस तेरे को पता है आज ये करके आया, बॉस आज लेट गया, मतलब ये सारी चीजें अफवाह फैलाना। बॉस अपना ढंग से काम नहीं कर रहा कंपनी का, तो कोई सी भी इनफॉर्मल टॉक्स को क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन। ये किस में आता है? ग्रेप वाइन। अफवाह, गॉसिप करते किससे? मुंह से ही करते हैं ना गॉसिप, तो ये सारा ओरल के अंदर आता है। तो इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, और ग्रेप वाइन मैंने लिखा भी था, मैं भूल गया था बताना, सॉरी। द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज मोस्टली एसोसिएटेड विद गॉसिप एंड रूमर्स, उसको अपन बोलते हैं ग्रेप वाइन। तो अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में अपन ने इसमें क्या क्या देखा, सम अप करें एक बार। अपन ने स्टार्टिंग में इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखा सबसे पहले तो, कि वो कम्युनिकेशन होता क्या है, टाइप्स क्या होती है, वो सारे 7 C's हो रहे देखे, वो विंडो हो रहे देखी, वो तो अपना पार्ट 1 हो गया, थोड़ा थ्योरिटिकल था। पार्ट 2 क्या हो गया? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गए, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गए, जैसे स्काइप हो गया, जूम हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, जैसे कि हमारा स्टार नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क, वो सारी चीजें हो गई। और लास्ट में हमने बैरियर्स क्यों आते हैं, इन बैरियर्स के पीछे क्या रीजन है, और रीजंस को सॉर्ट आउट करने का, तरीका क्या है, वेज टू ओवरकम दैट, ये सारी चीजें अपन ने कर ली। हमारा ये वाला बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और इसके आगे के लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। हमने एक वीडियो में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन
चैप्टर कंप्लीट करा दिया और हमने इसकी 10-10 वीडियो अपलोड नहीं करी। और नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज करना, नोट्स इसके जल्द अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल CS Go। थैंक यू।